औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरी तरफ से तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान को और मेरे जो ऑनरेबल स्पीकर्स हैं उनको खुशामदीद। जैसे कि आप जानते हैं, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स प्रमोशन के लिए बेसिकली काम करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट भी काम करती है। उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके अक्सर औकात जो है ना वेबिनार्स कराते रहते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रेवाल साहब का जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो सर इसको स्टार्ट करते हैं वेबिनार को। मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा महमूद नवाज शाह साहब को, वो अपने ख्यालात का इजहार करें। उनका टॉपिक है वेराइटल अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स इन मैंगो एक्सपोर्ट्स। महमूद नवाज शाह साहब काइंडली इस पे अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ TDAP का यहाँ पे आए हैं। मेरे ख्याल में कि आम एक बड़ी इम्पोर्टेंट कमोडिटी है हम सब के लिए, और उसके ऊपर इस तरह के वेबिनार्स और मीटिंग्स जितनी ज़्यादा होंगी उससे हम सबको फ़ायदा होगा। अगर काइंडली मुझे अलाउ कर दें कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं, तो आई जस्ट लाइक टू प्रेजेंट 5-6 स्लाइड्स। सर अलाउड है सर। ओके, सो आपको मेरी स्लाइड नजर आ रही है? हाँ, आई डोंट नो। जी आ रही है सर। ओके, दैट्स गुड। सर इसे ओपन कर लें। ठीक है जी। प्रेजेंटेशन जी, दिस इज व्हाट आई डू। आई एम जस्ट हैविंग इश्यूज विद द मेन्यू जो कि ऊपर से आ गया है उसमें, बट लेट मी ट्राई। ओके जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम ये कहा गया था कि कुछ वैरायटीज़ के ऊपर और कुछ मैंगो एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात की जाए। जाहिर सी बात है, मैं कोई इतना ज़्यादा ना एक्सपर्ट हूँ और ना ही मुझे कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है। तो मैंने सोचा कि जो इस वक्त हमारे पास आम की वैरायटियाँ हैं उसके ऊपर हम थोड़ी सी बातचीत कर लें, उसमें किस तरह की कंस्ट्रेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और हमारा जो तजुर्बा पिछले सालों में रहा है मैंगो की प्रोडक्शन की साइड पे और आमों की जो एक्सपोर्ट की साइड पे, वो आपके सामने कुछ गोश गुजार किया जाए। एट द एंड ऑफ द डे जी, दिस इज़ नॉट a word from an expert, so the purpose is to create a discourse, and the purpose is also to learn from the joint experiences that the industry has gathered over the period of time. मेरा नाम जी महमूद है और बेसिकली मैं काश्तकार हूँ, और कोई 2014-15 से एक छोटी सी हमारी एक एक्सपोर्ट कंपनी है सिंध मैंगो ग्रोवर्स और एक्सपोर्टर्स के नाम से, जो कि हम एक्सपोर्ट करने की पिछले 5 से 6 सालों में कुछ कोशिश कर रहे हैं। जो आज के तजुर्बात और जो मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो उसमें से बेस्ड और हमने जो सीखी हैं। तो आज की जो प्रेजेंटेशन मैंने गुजारिश की कि थोड़ा सा हम बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा नहीं टाइम ज़ाया करेंगे, उसके ऊपर बहुत बात होती रहती है, और ज़्यादा बात करेंगे कि हमारी वैरायटीज़ और उसके ऊपर उसमें किस तरह के हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और किस तरह से हमारे ऊपर उसमें मसले और कंस्ट्रेंट्स भी हैं, और उसके लिए वे फॉरवर्ड फिर क्या हो सकता है। ये एक जनरल डायनामिक्स हैं एक्सपोर्ट के। अगेन इसमें एक एक चीज़ में पढ़ूंगा नहीं, ये बहुत चीज़ बोरिंग हो जाती है। हम जो चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, स्क्रीन ज़रा दोबारा शेयर करें। आपकी स्क्रीन नहीं है सर। सर प्रेजेंटेशन डिस्प्ले नहीं हो रही सर। प्रेजेंटेशन डिस्प्ले मैं तो प्रेजेंटेशन ही डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा था। सो तो मेरे पास तो लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर डिस्प्लेइंग योर स्क्रीन, तो आई डोंट नो व्हाट इज हैपेंड। सर आप इसको कैंसिल करके दोबारा से शेयर करें तो इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन वाली आप सिलेक्ट करेंगे तो वो हो जाए। अच्छा, सो आई विल स्टॉप इट, राइट? तो अभी
अच्छा एक मिनट, ट्राई। somehow मेरी फाइल जो ये आई एम ट्राइंग टू ओपन इट, वैसे तो ओपन नहीं होती लेकिन स्क्रीन शेयरिंग के साथ ओपन हो जाती है। सो आई डोंट नो कि उसका प्रॉब्लम किस तरह का है, बट आई कैन ओनली ट्राई। जी सर, डिस्प्ले हो गई है सर। हाँ, बट लेकिन जब वो मैं करता हूँ उसको रन करता हूँ तो वो रन नहीं करती है। दैट्स अ प्रॉब्लम। हाँ, रन नहीं कर रही। सर इसमें भी आप जब रन करके इसको शेयर करेंगे तो जब हमारे पास सारी आपकी प्रेजेंटेशन आ जाएगी। ओके जी सर, हो जी गया सर अब ठीक है। जी सर अब अब ठीक हो है। रही है इस पे। ओके जी। इसकी माजरत जी। अगर मेरे आपके पास मेरी स्क्रीन शो हो रही तो मैंने जैसे गुजारिश की कि ये कोई डेटा आपसे छुपी हुई बातें नहीं है, ये सारा सेकेंडरी डेटा है। इसमें हम जो बात थोड़ी बहुत एम्फिसाइज करते हैं और जो बात हम टीडैप को जो गोश गुजार कराने की कोशिश करते हैं, अगर काइंडली दूसरे माइक्स आप अगर काइंडली उनको बंद कर दें तो वो बात बीच में एको होती है आवाज़। सो थैंक यू जी। हम जो ये बात कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ईयू की जो बाज़ार है उसमें कोई 500 मिलियन कंज्यूमर्स हैं और उसमें से 70% लोग जो ख़रीदारी करते हैं वो सुपरमार्केट्स में से करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो फुटप्रिंट है वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। और ये वो बाज़ार है जहाँ पे हम काफ़ी अरसे से आम भेज रहे हैं, लेकिन हमारी जो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो ईयू की बाज़ार हो, यूके की हो, तो जो हमारी एथनिक बाज़ारें, जो नॉन सुपरमार्केट की बाज़ारें हैं, हम उनके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। और जब तक हम इन बाज़ारों को नहीं देखेंगे तो हमारा जो एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है, जो एक्सपोर्ट का पैराडाइम है, उसको हम अचीव नहीं कर सकेंगे। ये प्रोडक्शन के फिगर्स हैं। अगेन इसमें ज़्यादा बात करने की अगेन नहीं है, सिर्फ एक दो बातें कि हमारे पास जो यील्ड्स हैं इस वक्त एग्जिस्टिंग 4 से 5 टन की हैं और मैंने तो इसमें 10 टन लिखा है। 15 से 25 टन तक की प्रोडक्शन जो इस वक्त लोग बागों से अपनी ले रहे हैं। दूसरी बातें बड़ी एक एकेडमिक सी बातें हैं, वी ऑल नो अबाउट इट एंड देयर इज़ नथिंग टू बी रियली टेकन टाइम ऑन। ये जी देखिए कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। अगेन काइंडली अगर अपने जिलानी माइक्स साहब ऑफ कर जी, अपने माइक्स जिलानी ऑफ साहब कर इफ़ यू लें। कैन काइंडली म्यूट कर लेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी हम सबको। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमारे पिछले सालों में हमें नज़र आए हैं टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। अगेन दिस इज़ नॉट द पर्पस ऑफ टुडेज़ प्रेजेंटेशन। इसमें कोई सवाल ववाल हुआ तो हम आगे इसके ऊपर बात कर लेंगे। ये चीज़ें हमने काफ़ी सारी राइटिंग में भी उधर उधर लिखा के भी दी हुई हैं। ओके जी। जो मेन चीज़ जिसके ऊपर हमें बात आज करनी थी वो है कि हमारी वैरायटीज़ और उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। हम जब ये काम करने जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा बातें ये हो रही थी उस वक्त 2012-13 और मेरे ख्याल में आजकल भी बातें ये हो रही हैं कि हमारा जो आम है उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि हम एक्सपोर्ट प्रॉपरली उन जगहों पे कर सकें। वो क्वालिटी नहीं है जिसकी हम जनरली बात करते हैं। तो हम थोड़ा क्वालिटी को खुरेचने की कोशिश की एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब कोई लोग हमें ये कहते हैं कि क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है तो इससे मुराद क्या है और क्या हमारी जो वैरायटीज़ हैं हम उनको प्रॉपरली कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैंने जो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया
हाँ जी। मैंने जो आपको ये जी there's a lot of disturbance in the background. If we'll appreciate if our participants could kindly mute their mics, please. Thank you. तो varietal हमारी जो यूनिवर्स है जिसके ऊपर आज बात भी करेंगे रेवाल साहब, उसके ऊपर बात करेंगे। तो हम जब जो 2014 और 15 में जा रहे थे तो सबसे बड़ी ये बात आ रही थी कि ये हमारे आम जो हैं ये हम किस तरह से इन चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के कंस्ट्रेंट्स की बातें कहेंगे। ये जो तस्वीरें आप मेरी प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, ये तस्वीरें 101% अपने ही पाकिस्तान के आमों की डिफरेंट जगहों पे आमों की तस्वीरें हैं जो आपके सामने यहाँ पे रखी गई हैं। सबसे पहली बात और जो कंस्ट्रेंट की बात की जाती है शेल्फ लाइफ, और शेल्फ लाइफ के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब हमारे आम का क्योंकि ब्रिक्स बहुत ज़्यादा है, स्किन्स बहुत पतली हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारे पास कंस्ट्रेंट है और हम एक हद से ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर काम नहीं कर सकते। दैट इज़ ट्रू फॉर सर्टेन वैराइटीज़। जैसे हमारे पास चौसा है, उसकी शेल्फ लाइफ के ऊपर काम हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें इश्यूज़ आ जाते हैं। अगेन दैट इज़ मोर ऑफ अ वर्क ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के उसके ऊपर देखा जाए। हमने सिंदरी को 2014, 15 और 16 में कंटिन्यूसली 3 साल सीए कंटेनर्स में हमने वो आम कंटिन्यूसली हम यूरोप में, हमने यूके में फीलिक्स टो के पोर्ट के ऊपर भेजे। जो आपको राइट के ऊपर तस्वीरें नज़र आ रही हैं, और अगर आप जो पिंक वाला बाग जो बॉक्स है और उसके ऊपर आप देखेंगे पेन से कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, 11, 12, 13 और 14 जुलाई। ये 4 डेट्स लिखी हुई हैं क्योंकि 11 को भी खोल के इस डब्बे को अलग रखा गया था कि देखें कि ये आम सर्वाइव कैसे करता है, और बाकी आमों को ऑलरेडी वहाँ बाज़ार में लेके गया गया था। और ये आम कोई हार्वेस्टेड थे 15-16 जून के। हमारा तजुर्बा कुछ इसमें इस तरह से, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट आर एक्सपर्टीज़। ये जितना भी काम हुआ इसके पीछे हम हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। USAID का इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट था, और ACIAR का, विच इज़ द ऑस्ट्रेलियन सेंटर ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हमें कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड किए थे प्री और पोस्ट हार्वेस्टिंग के, लॉजिस्टिक्स के और पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट के, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आई थी। सो आर अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट कि सिंदरी हैज़ अ वेरी गुड शेल्फ लाइफ, और उसकी शेल्फ लाइफ इज़ बीइंग रिटन एंड, और ये बुक्स में लिखी गई है जो कि जिन लोगों ने वहाँ पे एसेस किया था। सो तकरीबन 25 to 30 डेज़ की इसके ऊपर शेल्फ लाइफ है, और इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। दूसरी बात, वैराइटल की जब बात आती है तो ये आती है कि इसका अपीयरेंस किस तरह का है, एक्सटर्नल और इंटरनल। हमारे पास पाकिस्तान में हमने जो देखा है वो तो बाय ईयर में भी हमने बहुत ज़्यादा इश्यूज देखे हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंज करते हैं। उसमें कॉस्मेटिक डेंट्स इस तरह से पड़ जाते हैं जो कि अंदर से बिल्कुल फर्स्ट क्लास आम होता है, लेकिन जो बाहर के जो ख़रीदार है, आपका कंज्यूमर है, वो ये चाहता है कि आम जब मैं उठाऊं तो वो इतना ही साफ़ सुथरा आम होना चाहिए। हमें पता है कि हमारे आम के ऊपर से अगर कोई कॉस्मेटिक इश्यूज हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल वो डिजीज़ ऑफ फ्री एंड पेस्ट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो आम होता है। दैट्स अनदर चैलेंज जो कि हमारी इन्वायरमेंट में एक किस्म का चैलेंज है, जो कि एक क्रिएट करना। कोई भी वैरायटी हो जाए, अगर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हवाएं लग रही हैं, वो आपस में रबिंग और स्कफिंग हो रही है उस आम में, तो हमारे पास इश्यूज इस तरह के क्रिएट होते हैं। यस, देयर आर सर्टेन फ्लोरिडियन हार्डी वैरायटीज़ जिनके ऊपर इतना आराम से ये निशान नहीं आते हैं। मिठास के ऊपर आप सबको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि हमारे आम का जो ब्रिक्स लेवल्स हैं बिटवीन 18 and 22, वो कोई भी हमारी वैरायटी हो जो कि एक्सपोर्ट की हैं, उनकी हमारे ब्रिक्स हमारी बहुत अच्छी हैं। एंड वी हैव सीन दैट इन इवन बाय सी की शिपमेंट्स में कोई इस तरह के हमें इश्यूज नहीं आए थे। अगेन, पल्प इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स कि पल्प जो आम का है उसके अंदर फाइबर कंटेंट किस तरह से है, उसका कलर किस तरह का है। आम एक इस तरह का फ्रूट है, अनलाइक फॉर एग्जांपल आप देखें सिट्रस हो, एप्पल हो, बनाना हो, जो दुनिया सारी में जाएं तो आपको तकरीबन एक तरह की नज़र आएंगे, अलावा छोटा मोटा जो वैरायटीज़ का डिफरेंट होता है। आम का ये इशू है कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में जाएँ तो वो केंसिंगटन प्राइड की बात करेंगे, यूरोप में जाएंगे तो आपको फ्लोरिडियन वैरायटीज़ की बात करेंगे, और अगर आप
मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो उनके भी अपने आम हैं, और अगर आप साउथ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी उनके आम हैं जो अलग अलग किस्म के, छोटी साइज से लेके 1.5-2 किलो तक के, विद डिफरेंट वैरिंग कलर्स एंड थिंग्स। और फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी किस तरह से है। तो एक्सेप्टेबिलिटी का एक पैरामीटर आप ये देखें कि हमने जब सुपरमार्केट्स में आम भेजना शुरू किया था और हमने वहाँ पे ये कहने की कोशिश की वहाँ पे कि जो हम नॉन एथनिक बायर है हम किस तरह से, क्योंकि अगर आप बाय सी कंटेनर भेज रहे हैं तो एथनिक ख़रीदारी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप 20 टन को 8 से 10 दिन में ही बेच सकें। हाउ कैन द मैंगो, और वैसे भी हमें एक्सपोर्ट पैराडाइम में अगर कोई चेंज लानी है तो हमें अपने जो नॉन एथनिक ख़रीदार हैं उनकी तरफ आम को लेके जाने की ज़रूरत है। हमारी इस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग और हम्बल नॉलेज इसमें यह है कि आम रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क। अंडरस्टैंडिंग ये थी कि अगर हमने टेक्निकल सक्सेस अचीव कर लिया तो मार्केटिंग सक्सेस विल नॉट बी ए प्रॉब्लम, लेकिन हमारी ये बात गलत थी और हमने ये रियलाइज़ किया कि वाइल टेक्निकल सक्सेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच क्वालिफाइज ऑल द मार्केट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर एंड द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन उसके अलावा कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए आपको मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चे करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और आम एक ऐसी चीज़ है जो कि 50 से 60 दिन में आके ख़त्म भी हो जाती है, सारा साल नहीं होती है। जब तक आप एक आम कि अगर बाय सी भेज रहे हैं कंटेनर, आप लास्ट भेज रहे हैं तो आपका पहला कंटेनर वहाँ पे पहुँच रहा होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई थिंक इन माय व्यू एक्सेप्टेबिलिटी नीड्स टू बी क्रिएटेड। हमने वहाँ पे केंसिंगटन के स्टोर में टेस्को में टेस्ट मार्केटिंग ज़रूर की थी, एंड दिस वाज नॉट डन बाय मी कि मैं ये बात करूँ, बल्कि वहाँ पे CIR ने खड़े होके वो कंज्यूमर बेस्ड कि नॉन एथनिक बायर वहाँ से ख़रीदता था आम, तो उनको ज़रूर किया था और 2 दिन के वो नताइज हैं। आई वोंट गो डीपर इनटू डिटेल्स, बट जस्ट फॉर दिस बेनिफिट ऑफ द सेमिनार पर्पसेस, देयर आर वाइड aspects of people who were buying it and different impressions that we recorded. One of the impressions that we got was कि जो आप बल्क में बेचते हैं यानी 2-3 किलो की पैकेजिंग, वहाँ का आदमी एक आम करके वहाँ पे वो खाते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से नज़र आई कि एवरीबडी लव द टेस्ट एंड द फ्लेवर, अदर दैन 2 or 3 पीपल हु हैड कम ओवर द डे जिन्होंने कहा कि हमें ये फ्लेवर और ये टेस्ट हमें पसंद नहीं आया आम के, विच वॉज प्रीटी मच natural. So this has been pretty much our experiences. Our understanding still is कि आमों के लिए अगर हमें कोई वे फॉरवर्ड क्रिएट करना है तो हमें अपनी प्रोडक्शन साइकिल्स को चेंज करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी की एनहांस करने के लिए भी। तो ये एक तस्वीर है राइट हैंड पे, अगर आप देखेंगे तो आजकल के आम जिसको हम स्मॉल ट्री सिस्टम कह लें, हाई डेंसिटी आम है जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है, ये एक अलहदा साइंस है। आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द सेमिनार टुडे कि हमें अगर इन चीज़ों की तरफ एक्सपोर्ट में भी जाना है तो जब तक हम फार्म के ऊपर डेवलपमेंट का काम नहीं करेंगे तो गोइंग फॉरवर्ड हमें जो क्वालिटेटिव और दूसरे इश्यूज हैं वो भी क्रिएट होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स टू अवॉइड द, ये हमारे ही फार्म पे हमने ये कुछ यूज़ किए थी बैग्स विच वर प्रोवाइडेड बाय चाइना, और उसका हमने थोड़े रिजल्ट्स दिखाए हैं जो पिछले 1 साल में हमने ये रिजल्ट गैदर किए थे, टू अवॉइड कि जो कॉस्मेटिक स्कफिंग और उसके ऊपर होती है हम वो किस तरह से उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। लास्टली जी, दिस इज़ अगेन आर एक्सपीरियंस कि ये 4-5 चीज़ें जब तक हमारे पास एक साथ इंटीग्रेटेड तरीके से हम नहीं करेंगे तो जो एक हमारे पास एक ये नोशन है कि आर वैराइटीज़ आर नोवेयर, और हम बिल्कुल अपनी वैराइटीज़ को एक्सपोर्ट इनसे नहीं कर सकते, एंड वी नीड अनदर पूल ऑफ वैराइटीज़। सो आई कैन नॉट रियली ऑब्जेक्ट टू इट, एंड जाहिर सी बात है वैराइटियल डेवलपमेंट का जो काम है वो एक कंटिन्यूस और एक ज़रूरी और एक अहम काम है जो कि करना चाहिए। लेकिन हम एक चीज़ जो हमारी प्राइमरी चीज़, अगर अच्छी कितनी भी वैरायटी हमारे पास हो, जब तक हम ये मैंने जो लास्ट 3 स्लाइडें दिखाई हैं उन चीज़ों को हम दुरुस्त नहीं करेंगे तो वील अगेन बी फॉलोइंग अपार्ट
at a place where we may have a very good variety, but since we may not have a pre and a post harvest proper logistics control and a supply chain, तो हम अपने आमों की अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे. This is something which I would want to humbly request. Lastly, development of varieties and bringing it to orchards and bringing it to a scale is also not easy. अभी आप जो चीज़ें हम लोग ये जो चीज़ें कर रहे हैं और जो न्यू वैरायटीज़ आ रही हैं, ये एक बहुत बड़ा 20 से 25 साल का प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पूल है, अगर हम उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें तो बेशक हमारे पास अगर ये भी कंसेंसस हो जाए कि अच्छी और नई वैरायटी आ रही हैं तो वो भी तभी सक्सेसफुल होंगी जब हम जाके हमारे पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा टू केटर टू द इंटरनेशनल मार्केट्स एंड स्टैंडर्ड्स. आई थिंक दिस वाज माय लास्ट स्लाइड. अगेन थैंक यू वेरी मच टू द TDAP एंड टू ऑल द ऑनरेबल लिसनर्स फॉर अ वेरी पेशेंट हियरिंग. मेहरबानी आपकी. थैंक यू. थैंक यू सर फॉर योर फ्रूटफुल प्रेजेंटेशन. आई थिंक हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी इससे लर्निंग की होगी. उसमें आपका एक्सपीरियंस जो आपने पिछले चंद सालों में लिया है एक्सपोर्ट से, उससे काफ़ी मुस्तफ़ीद हुए होंगे. हमारे जो कमर्शियल काउंसलर हैं बैंकॉक, उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है, वो भी इसको ज्वाइन सुनना चाह रहे थे कि एक्सपर्ट्स की राय. अब आगे बढ़ते हैं. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब्दुल गफ्फार गरेवाल साहब से, प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें. सर. अब्दुल गफ्फार साहब. नहीं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपकी आवाज आ रही है? आ रही है जी जी. थैंक यू वेरी मच. राशिद गिलानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और बहुत शुक्रिया महमूद नवाज शाह साहब का. उनकी तो हमने बड़ी इंटेलिजेंट और पुरमगज़ किस्म की उनकी गुफ्तगू हमने सुनी. तो थैंक यू वेरी मच शाह साहब. and respected growers, researchers and other stakeholders. सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. So अच्छा, आज मेरी कोशिश यही होगी कि क्योंकि ये वैरायटी से मुतल्लक है, ये एक सिलसिला है सेमिनार्स का, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा और हम मुख्तलिफ पहलू जो है मैंगो की इस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के, उनको इंशाल्लाह हम लेटर ऑन शेयर करते रहेंगे वक्त के साथ साथ. आज हमारी फोकस्ड है गुफ्तगू वैरायटीज के हिसाब से कि हमें आम की जो किस्में हैं हमें स्पेशली उसी पे गुफ्तगू करनी है और उससे हटके हम चाहेंगे कि ज़्यादा सवाल भी ना आए. ये लेटर ऑन फिर किसी और प्रोग्राम में देख लेंगे. आज हम ज़्यादा से ज़्यादा जो गुफ्तगू है फोकस्ड हमारी होगी आम की वैरायटीज पे ही. अच्छा सर, इस वक्त जो बागात की सूरत हाल है, तो ये मैं अपनी बाकायदा गुफ्तगू को शुरू करने से पहले 2-3 बातें करना चाहूँगा. मैंगो ऑर्चर्ड इसकी अब कोई हैसियत और अहमियत नहीं है. अब अहमियत है वैरायटीज की. अब कंपटीशन का दौर है. मेरे नज़दीक 4 लाख से अगर कम आमदनी है किसी भी मैंगो ग्रोअर की ग्रास इनकम पर एकड़, तो वो शायद 2 साल 3 साल या 4 साल बाद आम के बारे में सोचे कि क्या मैं ये आम को ऑर्चर्ड अफोर्ड करता हूँ या अदर क्रॉप्स मुझे जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट देंगी. तो इसलिए
आम की अब बात नहीं है, अब वैरायटीज की बात है, अब मैंगो कल्टीवेशन की बात नहीं है, अब ये मैंगो इंडस्ट्री का दौर है। अब ये रवायती आम की बात नहीं है, अब सिर्फ वैरायटी की बात है। तो क्या हमें ग्रो करना चाहिए और किन चीजों से अब हमें अवॉइड करना चाहिए, ये हमारा ना आज का इंशाल्लाह ये फोकस होगा। जी, तो अगर हम देखें कि ग्लोबली जो मैंगो की प्रोडक्शन है वो 55 मिलियन टन है इस वक्त, और उसमें हम जो 10 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं हम उनके अंदर शामिल हैं। और अगर प्रिसाइजली हम इसको देखें तो हम जो हैं वो पैदावार के लिहाज से हम 5वें नंबर पे या चौथे नंबर पे होते हैं। कभी मैक्सिको हमारे से आगे निकल जाता है, कभी पीछे। लेकिन ये जो 3 पोजीशनें हैं ये डिसाइडेड है। इंडिया नंबर 1, चाइना नंबर 2, थाईलैंड नंबर 3। बाकी फिर बाज़ औक़ात ऊपर नीचे होती रहती हैं। इसमें पाकिस्तान है, मैक्सिको है, और बाज़ औक़ात जो है वो फिलिपाइन भी हमारे से जो उनका अच्छा साल होता है, बाज़ औक़ात वो ज़्यादा प्रोडक्शन उनकी हो जाती है। अच्छा सर, ये अगर हम एरिया देखें तो एरिया में तो हम 6, 7वें नंबर पे हैं। अब इसको अगर ये सेकंड कॉलम को हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो इसमें मेक्सिको का एरिया भी हमारे से ज्यादा है। पहले तो बड़े क्लियर हैं कि उनका बहुत ज्यादा एरिया है हमारे से, मेक्सिको का भी ज्यादा है, इंडोनेशिया का एरिया भी ज्यादा है, और फिलिपाइन का एरिया भी ज्यादा है। और हम एरिया के लिहाज से शायद हमारा ये 7वां नंबर बनता है, लेकिन पैदावार के लिहाज से 5वें नंबर पे है। तो हमारी जो एवरेज प्रोडक्शन है वो इतनी बुरी नहीं है। सिंध की एवरेज प्रोडक्शन कदरे कम है, लेकिन पंजाब में जो एवरेज प्रोडक्शन है वो अच्छी है, और ये मौसम का ज्यादा कमाल है। इवन सिंधी की जो वैरायटी है वो भी उधर की निस्बत यहाँ पे हमें ज्यादा पैदावार देती है सिंध की निस्बत। अच्छा, अब हम देखें कि हमारा जो कंपटीशन है वो किन लोगों के साथ है। ये अब चीजें यहाँ से हमें समझ आना शुरू होगी कि वैरायटीज की और करीबी मुल्कों की और जो हम ग्रो कर रहे हैं इसकी अहमियत कहाँ और कैसे बनती है और कैसे कम होती है। पाकिस्तान का जो अपना सीजन है वो भाई लास्ट वीक से स्टार्ट होता है और सितंबर के एंड में खत्म हो जाता है, मोस्टली यही सीजन है। तो रेनी सीजन बाज़ औक़ात इसको 15 दिन प्लस माइनस, या ड्राई सीजन 15 दिन प्लस कर देता है सीजन को। बस यही 4 महीने या 4 महीने से 15-20 दिन प्लस माइनस ये हमारा सीजन है। इसमें हमारा कंपटीशन किस किस के साथ है? पहला हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ, लेकिन उसमें गुड लक ये है कि सिर्फ हमारे सिंधड़ी के साथ ही उनका ज्यादा मैच पड़ता है, और उसके बाद जब हमारा सिंधड़ी खत्म होता है तो इंडियन मैंगो का जोर टूट जाता है। फिर फिलिपाइन का मैंगो भी को बहुत ज्यादा कम्पीट नहीं करता, हमें हमारे साथ फिर मैच करता है मैक्सिको का। लेकिन मैक्सिको का अपना एरिया है, मैक्सिको अपनी सराउंडिंग में मैंगो फीड करता है, तो वो हमारे कंपटीशन में नहीं आता। हम अगर कनाडा और अमेरिका को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस वक्त मैक्सिको से भी पूरे फ्लो में मैंगो आ रहा होता है, तो इसलिए वहाँ तो उनके आम का रेट बहुत कम होता है और हमें जो है वो वहाँ पहुँचाना बहुत महंगा पड़ता है, फ्रेट चार्जेस ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसी तरह फिर चाइना की प्रोडक्शन तो है हमारे मैंगो सीजन में, लेकिन चाइना राउंड द ईयर अपने पीक सीजन में भी इंपोर्ट करता है, और जो उसके बड़े जहाँ से वो मैंगो लेता है वो थाईलैंड से मैंगो लेता है, फिलिपाइन से लेता है, कुछ इंडिया का मैंगो भी जाता है। हमारा मैंगो भी जाना शुरू नहीं हुआ, बड़ा नॉमिनल सा है, अभी हम ट्रायल फेजेस में हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो हमारा कोई बहुत बड़ा कोई कंपटीशन नहीं बनता बहुत से मुल्कों के साथ। तो हमें जो मार्केट्स की एक्सेस मिलती है तो वो हम कदरे हम कंफर्टेबल हैं, तो बहुत हम डिसकंफर्टेबल जोन में नहीं है। अच्छा, जो हम मैंगो बेच रहे हैं, जितना एक्सपोर्ट होता है, जैसे जैसे पिछले सालों में हमने 140,000 टन तक की फिगर को टच किया है, तो उसमें हम देखें कि 40% तो हमारा मैंगो जा रहा है यूएई को, 31% ईरान को, 9% ओमान को, 6% अफगानिस्तान को। अच्छा, इसमें अगर हम ज्यादा प्रिसाइजली देखें तो ऑलमोस्ट 40% मैंगो ऐसा है जो ट्रक से ही ट्रेवल होता है
और बाकी जो है वो ज्यादा सी फ्रेट से है। एयर फ्रेट हमारी कोई गालबन कुछ 6-7 या मैक्सिमम 8% के करीब है, इससे ज्यादा नहीं है। और एयर फ्रेट से मैंगो की जो एक्सपोर्ट है वो शायद फिजिबल भी नहीं है, और इसमें ग्रोअर की कमाई कम और एयरलाइन की ज्यादा होती है। और जब हम कंट्री वाइज कुछ प्लस माइनस देखते हैं तो बाई एयर आजकल कोई कंट्री को भी कोई इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज में तो बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होता। तो जो चॉइस है हमारे गिर्द जो कंट्रीज हैं जहाँ पे हमारा 80-85% मैंगो जा रहा है, वो ट्रक से जा रहा है या सी फ्रेट से जा रहा है, तो उसको हम देखें कि उनकी लाइकिंग क्या है। उनकी जो लाइकिंग है वो कहते हैं कि जी आम बड़े साइज का होना चाहिए, उसकी स्टोरेज लाइफ और शेल्फ लाइफ उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये शाह साहब ने पहले स्टोरेज लाइफ और शेल्फ लाइफ की बात की। तो स्टोरेज लाइफ का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो कच्चे आम को हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं वो स्टोरेज लाइफ है, और जब आम शेल्फ के ऊपर चला जाए कंज्यूमर के लिए, उसके बाद फिर जितने दिन वो एडिबल पोजीशन में वहां पड़ा रहता है वो बेसिकली उसकी शेल्फ लाइफ है। आगे हम अपनी वैरायटीज की देखें कि इनकी सूरत हाल क्या है, और हम ये कौन कौन सी किस्में हैं जो खामखा हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, और पोटेंशियल बेरर कौन कौन सी है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे खेत में कौन सी वैरायटी जो है वो यूजफुल है और कौन सी इतनी यूजफुल नहीं है। बहुत सारे ग्रोअर जानते भी हैं, लेकिन फिर भी इन चीजों को हम आज इंशाल्लाह प्रिसाइजली देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। पील कलर येलो पसंद करते हैं, ये ग्रीन मैंगो इन मार्केट्स में पसंद नहीं किया जाता। और पल्प जो है फाइबर फ्री होना चाहिए। स्किन के ऊपर मिनिमम स्पॉट्स, ये वो कंसर्न है जिसका महमूद नवाज शाह साहब ने भी जिक्र किया था कि यार आम के ऊपर दाग शाग नहीं होने चाहिए, देखने में तो उसकी शक्ल सूरत ठीक होनी चाहिए, उसका ऊपर से जो कॉस्मेटिक लुक है उसकी वो तो ग्रेसफुल होनी चाहिए। कोई चीज दिखने में अच्छी लगेगी तो फिर बंदा उसको खरीदने का सोचेगा, अगर उसकी अपीयरेंस ही अच्छी ना हो तो फिर उससे आगे तो सोचना वाकई नहीं बनता, ये आप भी समझते हैं। अच्छा, हमारी जो कमर्शियल वैरायटीज हैं इनकी सूरत हाल क्या है, इनको थोड़ा सा हम इवेल्युएट कर लेते हैं और देखेंगे हम बहुत ब्रीफली, ज्यादा हम इसको ना टाइम नहीं देंगे। अच्छा, एक तो कॉन्सेप्ट ये भी चल रहा है कि ये हमारी लोकल वैरायटी है और ये एक्सपोर्ट के लिए है। ये मैं दुनिया के भी आपको वैरायटीज में दिखाता हूँ जो दुनिया ग्रो करती है। सर ये दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे नहीं चलते। जो वैरायटी आपको लोकली किसी हद तक एक्सेप्टेबल है वो एक्सपोर्ट के लिए भी आप वही उसी को चॉइस करते हैं, और एक्सपोर्ट वाली किस्म जो लोकल कम्युनिटी जिसको पसंद नहीं करती उसको ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि पार्ट ऑफ द फ्रूट तो एक्सपोर्ट हो जाता है, फिर बाकी आम किधर जाएगा अगर लोकल कम्युनिटी उसको पसंद नहीं करेगी। तो इसलिए जितनी भी मैं आगे वैरायटीज शेयर करता हूँ आपसे, तो दुनिया में किसी भी कंट्री में कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जो उनके अपने मुल्क में तो पसंद ना की जा रही हो लेकिन वो एक्सपोर्ट के लिए उसको ग्रो कर रहे हो। ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री के अंदर नहीं है। एक दूसरी बात कि जो शाह साहब ने बातें की, बहुत सारी वैरायटीज ऐसी हैं जो पोटेंशियल बेयरर है और जिनके अंदर एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट की कुछ कमजोरियां ऐसी हैं कि हमने उनकी खामखा फील्ड के अंदर मत मारी हुई है, और ये वैल्यू हम सिर्फ फील्ड में ही ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा फिर और हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये मैं कुछ मोटी मोटी चीजें आपको बताता हूँ कि ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। आम छोटे भी मार्केट होते हैं, मीडियम साइज के, और बड़े भी होते हैं। बहुत छोटे आम की इतनी अच्छी मार्केट्स नहीं है दुनिया भर में। फाइबर फ्री होना जरूरी है, स्किन का स्मूथ होना जरूरी है, जो स्टोरेज लाइफ है जो जैसे सी फ्रेट में हम भेजते हैं, तो जो स्टोरेज लाइफ है कच्चे आम की वो 4 हफ्ते से ज्यादा होनी चाहिए, और ये होनी भी 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाहिए। ये नहीं है कि इसका कोई और टेम्परेचर इसको सूट करता हो, अगर और करता है तो फिर हमारे लिए अलहदा स्टोरेज हाउस हमारे मैंगो के लिए कोई नहीं बनाएगा, तो फिर वो मसाइल हमें ही होंगे। अच्छा, दूसरा है शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ जब आम शेल्फ के ऊपर हम रख देते हैं पार्शियली राइप, तो उसमें भी 6 दिन से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वैरायटी को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इतना टाइम देना चाहिए कि कंज्यूमर उसको खरीद सके, पसंद कर सके,
घर ले जा सके, 1-2 दिन वहां भी रख सके और फिर उसको एंजॉय कर सके। स्टोन छोटी होनी चाहिए, 10-12% से वो बड़ा साइज नहीं होना चाहिए बाई फीट। फ्रूटिंग रेगुलर हो तो बहुत अच्छी बात है। जो वरना ये ग्रोअर का ज्यादा कंसर्न है कि जो फ्रूटिंग रेगुलर है या नहीं है, ये कस्टमर का कंसर्न नहीं है। और दूसरा, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स है, जैसे विंड स्टॉर्म हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, लो हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकती है, फॉग हो सकती है, स्मॉग हो सकती है, तो इनके लिए उसकी ना थोड़ी सी टॉलरेंस बेहतर हो। और फिर सबसे अहम, जो जो किसी वैरायटी, जो ग्रोअर जिन चीजों को पसंद करता है, कुछ वैरायटीज तैयार हो जाती है लेकिन फिर आप जब वो मैच्योर होती है आप उनको पौधे के ऊपर होल्ड नहीं कर सकते। जैसे सिंदड़ी है, जब ये आम पौधे के ऊपर तैयार हो जाता है तो फिर आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। यू हैव टू हार्वेस्ट एंड यू हैव टू मार्केट। ये आपके पास 10-12 दिन होते हैं, अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो वो खुद ही गिर जाएगा नीचे और अच्छा आम सारा जो है आपका जाया हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कस्टमर के नुक्ता नजर से हैं, वो 5 हैं। फाइबर फ्री हो, स्किन स्मूथ हो, स्टोरेज लाइफ अच्छी हो, शेल्फ लाइफ बेहतर हो। तो अगर किसी फ्रूट साइज मुनासिब हो जो वो मार्केट डिमांड करती है, तो अगर तो ये खूबियां किसी वैरायटी में होंगी तो फिर हमें उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए और उस मार्केट में भेजने का जो है वो तकल्लुफ करना चाहिए। अगर हम अपनी वैरायटीज को इधर ही वैल्यूएट करते हैं और उनके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, ये चीजें नहीं है उनके अंदर, तो फिर ये हमें सोच लेना चाहिए कि जो सारी वैरायटीज हैं हमारी जो हम ग्रो कर रहे हैं, ये शायद इस काबिल नहीं है कि हम इनको एक्सपोर्ट कर सकें। मुझे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ग्रोअर्स और रिसर्चर के साथ इंटरेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिली। एक दफा फिलिपाइन में भी मिली ये अपॉर्चुनिटी। तो दोनों दफा मेरी मुलाकात वहां पे रॉबर्ट ग्रे से हुई। वो उनके पुराने मैंगो ग्रोअर हैं, महमूद नवाज शाह साहब, को शायद इनकी मुलाकात हुई हो, ये जानते हो। ये ऑस्ट्रेलियन आम के बाबे कहलाते हैं कि जी ऑस्ट्रेलियन मैंगो इंडस्ट्री के बाबा जी हैं। उन्होंने कुछ बातें बड़ी खूबसूरत की अपनी स्पीच में ना। उन्होंने कहा कि वैरायटी को आप पहले चॉइस कर लें, बाकी अगर फिर वैरायटीज के अंदर आपने कोई मसाइल आ रहे हैं, आपने उसको इम्प्रूव करना है, तो फिर आप देखें आप अपनी जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं ऑर्चर्ड के अंदर, उनके अंदर कौन सी खामियां आप उनको ठीक करें। 3-4 चीजें बेसिक हैं: पौधों की न्यूट्रिशन, पौधों की इरिगेशन और प्लांट प्रोटेक्शन, जिसके अंदर प्रूनिंग भी शामिल है। ये वो पहलू हैं जिनसे आप किसी वैरायटी को, किसी अच्छी वैरायटी को बहुत अच्छा और ग्रेसफुल बना सकते हैं, लेकिन कमजोर वैरायटियों को आप बहुत अच्छा नहीं बना सकते इससे। तो इसलिए वैरायटी का चॉइस ज्यादा अहमियत रखता है, इसको पहले देखने की जरूरत है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिव्यू करें कि जो बड़े एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं। आप देखें, ये मेक्सिको सबसे ज्यादा आम एक्सपोर्ट करता है। मेक्सिको है, ब्राजील है, इक्वाडोर है, यूएसए। ये मैंने इनको एक शेड इसलिए दिया है कि इन सब का आम या तो अमेरिका में जाता है या यूरोप में जाता है। इनकी मार्केट सब कंट्रीज की एक ही है और सब के सब टोमी एक्टर ग्रो करते हैं। और कोई 70-80% एक्सपोर्ट इसी वैरायटी की है। बाकी जो वैरायटीज हैं ये कोई 5% है, कोई 7% है, कोई 10-12% है। मेक्सिको के अपने अंदर अताल्फो वैरायटी को बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट अमेरिका में 2% से ज्यादा नहीं है और लोग उस हिसाब से उसको ग्रो भी नहीं करते। और मुझे याद है कि अगर 20 साल पहले का हम थोड़ा रिव्यू करें कि ब्राजील की मैंगो इंडस्ट्री कैसी थी, तो वहां पे टोमी एटकन था ही नहीं। उनकी अपनी वैरायटी होती थी एक कैराबाओ, वो ग्रो करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने जब देखा कि नहीं, ये ना तो हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ना हम इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो उन्होंने अपनी सारी मैंगो इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट बेस बनाया और उन्होंने उन वैरायटीज को प्रेफरेंस दी जो लोकली भी पसंद की जाती है और बाहर एक्सपोर्ट भी की जा सकती है। इसी तरह ये ऑस्ट्रेलिया का आप देख लें कि केपी कैंसिंगटन प्राइड उनकी वैरायटी है। तो ये 43% गालबन एरिया है जिसपे ये काश्त होती है और 70% के करीब इसकी एक्सपोर्ट है और इसी को फोकस करते हैं।
और ये देखें ये ऐसी वैरायटी है जिसके ऊपर बीमारियां भी आती हैं और इसके अंदर अल्टरनेट बेरिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी चूंकि ये एक्सपोर्ट में उनको पैसे ज्यादा देती है तो उन्होंने इसको फोकस किया हुआ है और ये एज ए उनकी लीडिंग वैरायटी ऑब्जर्व की जा रही है। फिर इंडिया की अल्फांसो है, केसर है, हमारी अपनी कुछ वैरायटीज हैं जो आप देख सकते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं। इंडिया की अपनी 10-12 किस्में हैं, वो एक्सपोर्ट नहीं करता, वो खुद ग्रो करते हैं और अपने घर में ही खाते हैं। अच्छा, इस सारे टेबल को आप देखें जरा गौर से, ये वो 10 कंट्री हैं जो, चले आप यूएसए और चाइना को अगर निकाल दें तो बाकी 8 कंट्रीज हैं जो जो एक्सपोर्ट करते हैं काफी मिकदार, जो बड़े ग्रोअर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं। सारी इनको अगर आप क्लोजली देखें तो किसी कंट्री में जो बड़े एरिया पे 3 से 4 किस्मों से ज्यादा इनकी मैंगो इंडस्ट्री नहीं है। टोमी एटकन, हैडन, कीट, अल्फांसो को छोड़ दें बहुत थोड़ा है, आगे कैंट भी बहुत थोड़ा है। तो मैक्सिको, ब्राजील, इक्वाडोर और यूएसए को अगर हम देखें तो वहां पे 3 वैरायटी ग्रो की जाती है, जो बाकी हैं वो नॉमिनल है ऐसे पौधों की शक्ल। थाईलैंड में 90% एरिया नामडॉक माई का है और ये बाकी जो 10% एरिया वो बाकी किस्में हैं। फिर इसी तरह फिलिपाइन है, वो भी कैराबाओ लीडिंग वैरायटी है। तो ब्राजील, इक्वाडोर का जिक्र हो गया, ये केंसिंगटन प्राइड लीडिंग वैरायटी है और दूसरी लीडिंग वैरायटी उनकी R2E2 है। अब क्लिप्सो और पामर ये भी कुछ इलाकों में है लेकिन इनका एरिया बड़ा महदूद है। पाकिस्तान में वैरायटीज की भरमार है, पाकिस्तान और इंडिया में, और मेरा ख्याल यही इनके लिए सबसे बड़ी रुकावट है कि ना ये एक्सपोर्ट में ब्रेकें लगी हुई हैं इनकी, और ये बहुत अच्छी जो एक्सपोर्ट है और बहुत अच्छी क्वालिटी बड़ी मार्केट्स में ऑफर नहीं कर पा रहे। अच्छा, इंडिया ने भी कुछ बेसिक काम किया और उन्होंने अपनी आइडेंटिफाई किए हैं कि अल्फांसो, केसर, बादामी और तोतापुरी के अलावा और वैरायटीज को एक्सपोर्ट में ना लाया जाए। और इसी तरह हमने भी काफी स्क्रीनिंग की है और हम तो 25-30 वैरायटीज को ग्रो करने वाले थे और अब हम भी 7-8 वैरायटीज पे आ गए हैं। और अब जो वैरायटीज एक्सपोर्ट होती है उनका एरिया बढ़ रहा है और जो एक्सपोर्ट नहीं होती उनका एरिया जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, हमारे पास जो 8-10 किस्में हैं उनकी क्या सूरत हाल वैसे क्या है, हम उनको इंडिविजुअली ऐसे एक एक मिनट में देख लेते हैं। 8-10 वैरायटी का जिक्र करेंगे, ज्यादा नहीं। ये दुशहरी के अंदर बड़ी खूबी क्या है कि जो दुशहरी है ये हर साल फल देती है और एक बड़े रकबे पे 3% एरिया पे काश्त भी है। एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसके अंदर नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको कई दफा एक्सपोर्ट की कोशिश करते हैं। बड़ा इसके अंदर जो बहुत बड़ा फीचर है जो ग्रोअर को पीछे हटने नहीं देता वो ये है कि ये अल्टरनेट बेरिंग नहीं करती, गुच्छों में फल लेती है, हर साल बड़ी पैदावार देती है। मंडी में टके टोकरी भी बिके कहते हैं चले, फिर भी कुछ ना कुछ तो दे देती है। इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये पुरानी शाखों पे भी फल लेती है। अच्छा, ये जो फ्रूटिंग ऑन ओल्ड फ्रूटेड शूट है, इसका आगे भी हर वैरायटी के अंदर जिक्र होगा। मैं थोड़ा हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसको अगर आप देखें तो मैंगो की फ्रूटिंग का एक प्रिंसिपल उसके बेसिक्स हैं कि जब हम आम तोड़ते हैं, ये किधर है, अच्छा जब हम आम तोड़ते हैं पौधे से, ये देखें सेकंड तस्वीर में हमने आम तोड़ लिया। तोड़ने के बाद फिर हमें नई ग्रोथ चाहिए होती है इसके ऊपर। ये मैं पॉइंटर की कोशिश कर रहा हूं कि पॉइंटर अगर अच्छा चले, जो प्रिंसिपल एक मैंगो के अंदर एक जो प्रिंसिपल फ्रूटिंग एरिया है वो कौन सा होता है और वो कैसे डेवलप होता है, तमाम वैरायटीज में वो यूनिवर्सल है। सब वैरायटीज का ऐसे ही होता है कि अगर आप देखें पौधे के ऊपर फल लगा हुआ है, फिर हम फल तोड़ते हैं, जिस शाख से फल तोड़ते हैं हम वो शाख फिर ग्रो करती है आगे
और ग्रो करने के बाद फिर वो ग्रोथ मैच्योर होती है, और मैच्योरिटी के बाद फिर उसके ऊपर वो पेनिकल निकलने शुरू होते हैं जब वो डॉर्मेंसी से गुजरती है, फिर फ्लावरिंग होती है, फिर फ्रूटिंग होती है। कर्सर शो हो रहा है? अच्छा चले, तो ये एक बेसिक एक प्रिंसिपल अप्रोच है तमाम वैरायटीज की फ्रूटिंग की। अच्छा, कुछ वैरायटीज ऐसी हैं जो इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ऑब्जर्व नहीं करती, वो शॉर्टकट लगाती है। जैसे ये दुशहरी की हम जिक्र कर रहे थे कि ये हमने किसी जगह से आम को तोड़ा, उसके ऊपर ग्रोथ की जरूरत नहीं है, फिर जाहिर है ग्रोथ मैच्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। ये आप देखें, ये पुरानी शाख जहां से हमने तोड़ी थी वहां ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन वहीं पे पेनिकल निकलने शुरू हो जाते हैं फ्लावर्स के। इसको हम कहते हैं ओल्ड शूट के ऊपर फ्रूटिंग हो रही है, तो इस शूट को हम कहते हैं ओल्ड फ्रूटेड शूट। तो इसके ऊपर जो वैरायटी फ्लावरिंग करती हैं उनमें अल्टरनेट बेयरिंग नहीं होती, वो रेगुलर फल लेती हैं, और ये एक बहुत बड़ा और सुपीरियर किस्म का कैरेक्टर है जो बहुत कम वैरायटीज के अंदर है। ये आप देखें तो ये आप देख रहे हैं कि सफेद चौसा में ये करैक्टर मौजूद है। इसी तरह और बहुत सारी किस्में हैं ये जिनका जब भी ये रेटोल 12 नंबर, ये ना सिर्फ पुरानी शाखों से बल्कि पुरानी टहनियों से भी ये ना फल लेता है। तो ये इनका एक प्रोसीजर है। ये लंगड़ा वैरायटी का हम पहले जिक्र करते हैं, ये सिर्फ नई और मैच्योर शाखों पे फल लेती है। अच्छा, इसकी एग्जिस्टेंस क्यों है? बड़ी बड़ी यूनिक सी बात है कि ये एग्जिस्ट क्यों कर रही है। ये सर एग्जिस्ट इसलिए कर रही है कि ये वो वाहद वैरायटी है जो सेलाइन एरिया में और वेट कंडीशन के अंदर ये सरवाइव करती है। अच्छा, इस वक्त इसके ना ऑर्गेनाइज्ड जो प्लॉट हैं वो बहुत थोड़े हैं बागात में। आमतौर पे पिछले 10 साल से ग्रोअर क्या कर रहे हैं कि चूंकि बाग के अंदर कहीं पे कोई सेलाइन पैच भी होते हैं, तो वो कोई ऐसी जगह भी होती है, स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे जब भी नया पौधा लगाते हैं वो मर जाता है। वो सिलड़ी का लगाएं, सफेद चौसे का लगाएं, चौसे का लगाएं, वो सर्वाइव नहीं करता, तो वहां पे फिर इस पौधे को लगा देते हैं लंगड़े, तो लंगड़ा सर्वाइव करता है वहां पे। चले, वो गैप फिलिंग भी हो जाती है और इसमें इसकी कुछ पैदावार भी ये दे देता है। इसका ये जो करैक्टर है कि ये वेट कंडीशन, जिस जमीन के अंदर सोडियम ज्यादा हो या हल्पजीर नमकियात ज्यादा हो, साल्टी पैच हो, तो वहां इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये सरवाइव कर सकता है। तो इसकी यही खूबी इसको खत्म होने नहीं दे रही, बल्कि किसी हद तक इसको बढ़ाए जा रही है। दूसरी ये हमारी सिंधड़ी वैरायटी है, ये एक सुप्रीम वैरायटी है, बड़े साइज का आम है, पीले कलर का है, पल्प इसकी फर्म और कम्पैक्ट है, स्टोरेज लाइफ इसकी 4 हफ्ते से ज्यादा है, शेल्फ लाइफ इसकी 6-7 दिन है, और हर साल ये फल लेता है, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल इसका बहुत ज्यादा है। तो ये मेरे नजदीक जो सबसे बेहतर वैरायटी है एक्सपोर्ट के लिए। इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन इसका जो आम एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल होता है, तो ये सबसे अच्छी किस्म है जिसको हम ज्यादा से ज्यादा लगा के, ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के हम जिसको ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी को बेहतर करके हम ज्यादा इससे पैसे बना सकते हैं। अच्छा, फिर इस वैरायटी की एक और ग्रेस भी है, मेरे ख्याल शायद ये वह वैरायटी है जिसमें बड़ा आम भी है, छोटा भी है, दरमियाना भी है। मतलब इसको ईरान बड़ा आम पसंद करता है तो इसके बड़े आम ईरान चले जाते हैं, यूरोप छोटा आम पसंद करता है तो इसके छोटे आम उधर चले जाते हैं, यूएई मीडियम साइज का मैंगो पसंद करता है तो वो निकल के उधर चले जाते हैं। तो एक ही ट्री की हार्वेस्ट जो है वो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन को वो सेटिस्फाई भी करती है और वहां से जो है वो अच्छा बिजनेस भी करती है। ये वैरायटी वैसे बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इसको बढ़ना भी चाहिए। ये 18% एरिया पे है, लेकिन पंजाब में कुछ 5-6% इसके बागात हैं जो बड़े साइज के हैं, बाकी को 12-13% जो एरिया है इसका वो अभी पौधे छोटे हैं, और ये 2-4-5 साल में ये अपनी पीक पे इंशाल्लाह पहुंच जाएगी। अच्छा, ये जो वैरायटी है चौसा समर बेस्ड, ये इसने कुछ अजला तो ऐसे हैं जिनके ऊपर इसका मुकम्मल कब्जा है, जैसे जो आपका रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट है वहां तो 80% यही वैरायटी है, बाकी में जो है वो कहीं 30%, कहीं 35%, कहीं 40%। मिड सीजन वैरायटी है,
बहुत स्वीट है, फाइबर इसके अंदर मौजूद है, गो बहुत ज्यादा नहीं है, पल्प इतनी कॉम्पैक्ट नहीं है, हैवी यील्डर है लेकिन अल्टरनेट बेरिंग करती है, स्टोरेज लाइफ इसकी अच्छी नहीं है, 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर किया ही नहीं जा सकता, अगर करेंगे तो फिर इसकी पकने पे इसका कलर पीला ही नहीं होता, ग्रीन ही रहता है। इसको हम 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर कर सकते हैं लेकिन वो भी 15 दिन से ज्यादा नहीं, शेल्फ लाइफ इसकी 4 दिन से ज्यादा नहीं है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो जो इसको जो है वो डिस्ग्रेस करती हैं इस वैरायटी को। तो पल्प इसको पसंद करती है पल्प इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अब आपको मेरे ख्याल वो सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि जिस वैरायटी के अंदर वो बेसिक खूबियां नहीं है जो एक्सपोर्ट की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो एक्सपोर्ट में कोई बड़ा नाम तो बना नहीं सकती। हाँ, जो अपनी कम्युनिटी है मुख्तलिफ इलाकों में बैठी हुई वो इसको जरूर पसंद करती है, बाकी ओवरऑल एक्सपोर्ट के लिए ये कोई अच्छी किस्म नहीं है, तो इसलिए अब इसके नए बागात भी नहीं लग रहे हैं और इसका एरिया कम हो रहा है। लेकिन अभी तक बहुत बड़ा एरिया है जो इसके अंडर है, 36% एरिया, और साथ में इसके अगर काला चौसा मिला लें हम तो आधी मैंगो इंडस्ट्री पंजाब में इन्हीं 2 वैरायटीज के अंदर है जो अक्सर परेशानी का बायस बनी रहती है। ये फिर लेट रिटोल, ये लेट किस्म है एक, और इसके अंदर जो बड़ी खूबी है कि इसको जिमींदारों ने लगाया हुआ है हमारे बड़े बागात में एज ए फिलर का मतलब है कि जो छोटे पौधे हैं, जो बड़े पौधे हैं उनके अंदर जो थोड़ी सी स्पेस बचती है तो वो अच्छा जो इसकी बनती है बड़ी पौधों के अंदर जो स्पेस होती है तो उसमें फिर ये छोटी सी जगह पे इसको लगा लेते हैं। खूबी इसकी ये है कि इसके ऊपर चारों तरफ से साया पड़ता रहा पौधों का, फिर भी ये फ्रूटिंग करती है। लेकिन आमतौर पे ये है कि मैंगो की जितनी भी किस्में हैं इनको ओपन सनलाइट चाहिए होती है, लेकिन रटोल 12 नंबर ऐसी वैरायटी है जिसको ओपन सनलाइट नहीं चाहिए, जिसको इनडायरेक्ट लाइट भी मिल जाए तो ये अपना ना सिलसिला चला लेती है और इसकी जो फ्रूटिंग है वो बड़ी अच्छी होती है। अच्छा जी, और जो इसका स्पेशल फीचर है, अच्छा जो इसका स्पेशल फीचर है रटोल 12 नंबर का, इसके अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो नहीं है, लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये इधर हमारी कुछ सेटिंग गड़बड़ हो गई है, तो ये ना बार बार स्लाइड ऑटो पे शायद चेंज होना शुरू हो गई है। अच्छा फुल ठीक। अच्छा ये हम रटोल 12 नंबर की बात कर रहे थे, तो ये रटोल 12 नंबर की जो बड़ी खूबी है इसमें एक्सपोर्ट पोटेंशियल तो नहीं है, इसमें कभी हमने वारा नहीं देखा, पौधे मीडियम साइज के हैं और इनको बराह रास्त रोशनी मिले ना मिले, इसके ऊपर ग्रोथ हो या ना हो, ये पुरानी शाखों पे फ्रूटेड शूट पे भी फल लेता है और पीछे टहनियों पे भी फल लेता है। इसका और सेंसेशन का जो फ्रूटिंग का एटीट्यूड है वो एक जैसा है और यूनिक है, कुछ हद तक दुशहरी भी इनसे मिलता है, लेकिन ये इनका बहुत बड़ा करैक्टर है कि ये हैवी यील्ड है, लेकिन फ्रूट फ्लाई के लिए बड़ा बड़ा फ्रूट फ्लाई यहाँ पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक करती है। अब बहुत सारे ग्रोअर्स ने अपने पास स्मॉल स्केल हॉट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट रखे हुए हैं और उससे ट्रीट करके फिर ये मैंगो को बेचते हैं। तो ये इस लिहाज से इस वैरायटी की क्योंकि लोकल मार्केट में अपनी एक डिमांड है तो लोग इसको पसंद करते हैं कि लोकल मार्केट के लिए इसको ग्रो करें, लेकिन एक्सपोर्ट में इसकी ना कोई सूरत हाल है ना इसके बनने का इम्कान है, क्यों इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है, इसके आम का वो साइज नहीं है और इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है जो एक अच्छी वैरायटी के अंदर होनी चाहिए। दूसरी जो हमारी सुप्रीम वैरायटी है वो सफेद चौसा है, ये भी लेट वैरायटी है, साइज आम का फल का साइज बड़ा है, पल्प इसकी बड़ी कॉम्पैक्ट है, जैसी होनी चाहिए ना कि जी इसका गुदा जो है वो पत्थर की तरह होना चाहिए, ये वैसा ही है।
और ब्राइट पील कलर हो जाता है पकने पे। स्टोरेज लाइफ इसकी 5 हफ्ते के करीब है। शेल्फ लाइफ 10 दिन के करीब है इसकी। और ये भी 16% एरिया पे है और अच्छी प्रोडक्शन है इसकी। तो 10% एरिया इसका अभी तक ऐसा है जो पौधे छोटे हैं, ये 4-5 साल में अपनी पीक प्रोडक्शन पे आ जाएगा। तो फिर इसकी प्रोडक्शन इतनी होगी कि इंशाल्लाह एक्सपोर्ट मजीद बेहतर होगी। और जो इसके स्पेशल फीचर्स हैं, इसकी स्टोरेज लाइफ पौधे के ऊपर, आमतौर पे ये होता है कि जब फल पौधे के ऊपर तैयार हो जाए तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते। ये आमतौर पे अगस्त के तीसरे हफ्ते में मैच्योर हो जाती है, लेकिन आप इसको अक्टूबर तक पौधों के ऊपर रख सकते हैं। तो ये और बात है कि इसके अंदर कुछ मसाइल शुरू हो सकते हैं, लेकिन वी कैन होल्ड दिस फ्रूट ऑन द ट्री फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। और ये पुरानी शाखों पे फल लेती है, इसलिए ये बहुत लेट किस्म है। इतनी जो लेट किस्म है उसका हर साल फल लेना आमतौर पे लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन पुरानी शाखों पे इसकी फल लेने की जो आदत और सलाहियत है उसने इसको बहुत रेगुलर बनाया हुआ है। और सब जो जिम्मेदार भाई हैं वो इस वक्त जानते हैं कि वो बल्कि कहते भी यही है, ये सफेद चौंसा है, ये बारा नहीं करे, इस पे हर साल फल आएगा, इसके अंदर बाराबंदी बिल्कुल नहीं है। ये एक नई किस्म है। अपने शाह साहब ने भी शुरू में जिक्र किया कि हमें कुछ ऐसी किस्में चाहिए जो एक्सपोर्ट के अंदर अपने आप को साबित कर सके। ये मिड सीजन वैरायटी है और ये इसका और चौसा समर में इसका टाइम जो है वो एक है। ये नई किस्म है, बड़ी तेजी के साथ ये फैल रही है। तो साइज इसका बड़ा है, फ्लैश इसकी बिल्कुल ऐसे ही कम्पैक्ट है जैसे सिंदड़ी की है, और बहुत सारी खूबियां इसके अंदर ऐसी हैं जैसे सिंदड़ी की हैं। लेकिन इसकी जो ग्रेस है, इसकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है और इसकी जो शक्लो सूरत है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो सिंदड़ी से ज्यादा ग्रेसफुल है। और स्किन इसकी बड़ी बड़ी डीप कलर में चली जाती है। और ऑन ट्री स्टोरेजेबिलिटी इसकी सिंदड़ी से बहुत बेहतर है कि आप इसको 15-20 दिन तक पौधे के ऊपर होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो वीकनेस है इसकी थिन बड़ी जो जिसको हम पाउडर कहते हैं इसका, या जल्द के ऊपर जो वैक्स होती है वो बड़ी थिन है। वो अगर थोड़ी सी रब हो जाए तो फिर हॉट वाटर ट्रीटमेंट में वो जगह ब्राउन हो जाती है। अदरवाइज अगर हॉट वाटर ना करें तो इट्स एन एक्सीलेंट वैरायटी। तो इसके लिए हमें थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत होगी। इस वैरायटी में एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि सिंदड़ी, सफेद चौंसा और चिनाब गोल्ड, ये वो 3 किस्में हैं जो फ्यूचर में हर जगह पे यही नजर आएंगी। और एक्सपोर्ट में जो भी पाकिस्तान से मैंगो जाएगा, हर मंडी में आम भी यही नजर आएंगे। तो इसके अंदर जो 2 बड़ी खूबियां हैं कि जो इसकी ग्रोइंग हैबिट है, ये और किसी आम के अंदर मैंने ये खूबी नहीं देखी कि किसी पौधे से आप बड़े आम तोड़ लें तो छोटे आम जो है वो बड़े हो जाए, लेकिन ये इस वैरायटी के अंदर ये खूबी मौजूद है। और ये बहुत बड़ा करैक्टर है कि आपको तमाम आम जो है वो बड़े साइज में मिलेंगे। ये पुरानी शाखों पे तो फल नहीं लेती और हर टर्मिनल पे एक ही आम लगता है, लेकिन इसकी खूबी ये है कि जो नवंबर के अंदर भी ये नई शाखें निकालती है, ये मार्च में उसके ऊपर भी फ्लावरिंग कर लेती है। तो इमेच्योर फ्रूट्स के ऊपर ये फ्लावरिंग करती है। इस तरह की मैंने और कोई किस्म नहीं देखी जो इतनी कच्ची और नरम शाखों के ऊपर फूल लेने की सलाहियत रखती हो। तो ये इसके अंदर अपना एक करैक्टर है, ये अपनी एक खूबी है। तो अब तक ये बहुत सारा इसका जो फल है वो ईरान में जा रहा है और ईरान में ये सिंदड़ी से तकरीबन 2 गुना रेट में बिक रही है। तो उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में अपनी अच्छी मार्केट बनाएगी। तो ये इसके मुख्तलिफ शक्लों के, क्योंकि ये नई वैरायटी है, मैंने कहा कुछ आपको इसकी ज्यादा अच्छी तस्वीरें जो हैं वो आप देख ले। ग्रेसफुल है, खूबसूरत है। मेरे ख्याल पाकिस्तानी कोई और आम इतना खूबसूरत नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा ग्रेसफुल वैरायटी है जी। एक और हमारी जो लेट किस्म है वो अजीम चौंसा है। ये भी अब तेजी से बढ़ रही है। इसका फल छोटा और मीडियम साइज का है। पल्प इसकी फर्म है। वो ये बहुत ज्यादा मीठी तो नहीं है, लेकिन ये बाकी तमाम किस्मों से जिसका हमने पहले जिक्र किया कि ये एक्सपोर्ट के लिए अच्छी हैं, उनसे कदरे मीठी है। 24 तक है इसकी TSS, जबकि चौंसा समर पे इसकी 25, 26 और बाज़ औक़ात 27 तक होती है। स्टोरेज लाइफ एक्सीलेंट।
5 हफ्ते तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। इसके ऊपर 2-3 बच्चों ने PhD की है और शेल्फ लाइफ इसकी 6 दिन से ज्यादा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। मैच्योरिटी टाइम इसका मिड अगस्त है, लेकिन फिर इसका ये करैक्टर देखें कि मिड अगस्त में ये मैच्योर हो जाती है। आप अक्टूबर तक इसको पौधों के ऊपर रख सकते हैं। वो कुछ आम गिर जाता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी जो है वो 60-70% यू कैन होल्ड इट ऑन द प्लांट। ये वैरायटी भी ये इस करैक्टर के हिसाब से ये लीड कर रही है। ये किसी और वैरायटी के अंदर ये करैक्टर नहीं है कि आप उसको इतनी देर होल्ड कर सकें, और फिर मक्खी का भी इसके ऊपर अटैक नहीं आता। अच्छा, फिर ये विंड स्टॉर्म के लिए मेरी तो ऑब्जर्वेशन यहाँ तक है कि इसकी टहनी टूट जाए तो आम नीचे गिर जाता है, वैसे आम टूट के नीचे नहीं गिरता। तो ये एक बहुत बड़ा करैक्टर है जो इसके साथ अटैच है, और इसकी जो इतनी सारी खूबियां हैं, मैं इसको देख रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में ये एक्सपोर्ट की एक अच्छी किस्म बनेगी। तो ये स्टोर करना इसको जरूरी नहीं है, आप इसको पौधों के ऊपर ही रख सकते हैं, ना आंधी से गिरे और मक्खी भी इसका को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करती। कच्चा आम चूंकि हार्ड होता है तो वो एग लेइंग कर नहीं सकती। तो ये बड़ी उस लिहाज से बड़ी सुपीरियर किस्म है। तो ये इसका मदर प्लांट है, बेसिकली ओची शरीफ की वैरायटी है। अच्छा, ये तस्वीर मैंने ली थी 2015 में। आप 2015 को हम ये कहते हैं कि ये आंधियों का साल था। तो आप इस पौधे की, ये कोई 40 फुट के करीब पौधे की हाइट है। आप इसकी टॉप देखें, आमतौर पे कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जिसकी टॉप पे फल लगता है या सरवाइव करता है। इसमें ऊपर से लेके नीचे तक फल भी मौजूद है और साइज भी एक जैसा है। तो ये इसका अपना एक करैक्टर है जो इसको बाकी तमाम किस्मों से मुमताज करता है। और ये सर बहुत सारे बागात की अभी भी ये सूरत हाल है। 20-25 साल पहले तो हर बाग की तकरीबन ये सूरत हाल थी कि हर बाग में कोई 25-30 किस्में होती थी। मैं तो सबको यही कहता हूँ कि भाई जी अब लौट आए, दौर बदल गया है। तो अब इसकी कतन कोई गुंजाइश नहीं है। अब हम वही ग्रो करें जिसकी जरूरत है। जो फजूल की बाकी किस्में हैं उनको हम टॉप वर्किंग करें, उनको निकालें, उनको वैरायटी रिप्लेसमेंट में। अगर बहुत काश्त कर रही हैं तो ये 8-10 किस्में हैं जिनको प्रेफरेंस दी जा सकती है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जो फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन 4 किस्मों की है। इन 4 किस्मों से बहुत ज्यादा दूर ना जाए। बाकी किस्में जो हैं वो आप थोड़े बहुत एरिया पे जरूर लगा लें, कोई 10 पौधे लगा लें, 20 लगा लें, 1 एकड़ 2 एकड़। लेकिन जो बड़ा आपका ऑर्चर्ड का मेजर शेयर है वो इन 4 वैरायटीज के अंदर रखें। चौसा की प्लांटेशन अब कोई नहीं कर रहा। सिंदड़ी, चिराग गोल्ड, सफेद चौसा या व्हाइट चौसा जिसको कहते हैं, और अजीम चौसा, ये फ्यूचर की किस्में हैं जिसकी तरफ हमें अब अपना फोकस करना है। ये तो हमारे सिंध में तो ज्यादा सिंदड़ी है, 70% के करीब उनका एरिया सिंदड़ी के अंदर ही है। लेकिन पंजाब की ये सूरत हाल है कि सिंदड़ी अब इस वक्त 18% पे है और सफेद चौसा 16 पे। ये दोनों वैरायटीज तेजी से ग्रो कर रही हैं, और जो दूसरी 2 किस्में तेजी से ग्रो कर रही हैं वो अजीम चौसा और चिनाब गोल्ड है। और बाकी किस्में जो हैं वो कम हो रही हैं। समर पेस्ट कम हो रहा है, काला चौसा कम हो रहा है, दुशहरी कम हो रहा है। रटोल और लंगड़ा, इनकी अपनी चूंकि कुछ खूबियां हैं तो ये अपनी जगह पे अभी तक महफूज हैं और ये इनकी अपॉर्चुनिटी भी बनती है। लेकिन जो नए बागात हैं उनमें फोकस यही 4 किस्में हैं। और इसकी बुनियाद पे मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है ये रैपिडली चेंज हुई है। ये अब एक इसको कह लें कि फील्ड के अंदर चीजें तेजी के साथ ठीक हो रही हैं, और इंशाल्लाह 2-4-5 साल में ये फील्ड के अंदर ये मॉडर्न मैंगो इंडस्ट्री होगी। और इसमें जो एक्सपोर्ट होने वाली किस्में हैं उनका जो फल है वो वफर मिकदार में मौजूद होगा। अच्छा, फिर ये अब चूंकि क्लाइमेट चेंज भी मैंगो को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, और पिछले साल भी बहुत हशर किया इसने कुछ वैरायटीज के साथ। तो इसमें कुछ वैरायटीज ने बड़ी अच्छी टॉलरेंस दिखाई। तो ये अगर हम देखें कि मार्च में जो चेंज थी वो थी क्या, तो मार्च के अंदर 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो ज्यादा था। अगर हम दोनों माह इकट्ठे कर लें, मार्च अप्रैल, तो ये आप देखें कि मार्च
12 तारीख से लेके 22 तक मार्च में ये 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले सालों की निस्बत ज्यादा रहा है, 41, 42। तो इस पे जाहिर है ये फूलों का मौसम है, फ्लावर सरवाइव नहीं कर सकते। और फिर मार्च में अप्रैल में एक और वेव आई, तो उसने जो रही की सही कसर थी वो उसने निकाल दी। अब ये इतनी सारी जो गर्मी और ये क्लाइमेट में एक सडन चेंज थी, इसने मैंगो के ऊपर बड़े गहरे नकूश छोड़े हैं। और ये आप देखें कि सिंदड़ी यहाँ पे पंजाब में बहुत टेढ़ा हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना मुनासिब समझूंगा कि जो सबसे ज्यादा नुकसान क्लाइमेट चेंज से हुआ है वो रहीम यार खां में हुआ है, और जो सबसे कम नुकसान हुआ है वो खानेवाल में हुआ है। तो बाकी का एरिया जो है वो इन बिटवीन इसका जो इम्पैक्ट है वो डिल्यूट होता गया है, लेकिन रहीम यार खां में इसने सही मानों में जो है वो नुकसान किया है। ये देखिए सिंदड़ी की तो हर जगह पे यही सूरत हाल बनी थी कि ये धूप ने और हीट वेव ने मैंगो जो है वो टेढ़ा कर दिया। और ये जितना भी लेट फ्लावरिंग हुई सिंदड़ी के ऊपर, तो उसके ऊपर आम कोई नहीं बना था। जो जल्दी निकल आए थे वो कदरे बेहतर थे। तो टेढ़े आम बहुत ज्यादा थे पिछले साल। हाँ, एक दो चीजें कुछ खास जो हमने पिछले साल नोट की वो दोस्तों से शेयर करना जरूरी है, क्योंकि सिंदड़ी के ऊपर मुंह साड़ी की शिकायत बहुत ज्यादा है पंजाब में, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रेंच टेक्नोलॉजी है। तो अब बहुत सारे दोस्तों ने ये ट्रेंच बना के अपने पौधे रिकवर किए हैं, जो कि एक मुस्तनद तरीका है इसकी ट्रीटमेंट का। और पंजाब भर में अब ये इतना पॉपुलर है कि मेरा ख्याल कोई बाग ऐसा नहीं है जिसमें डाई बैक वाले पौधों का इस तरह ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो ये जहां जहां पे भी ट्रेंच वाले पौधे थे, तो वो उनका आम ना टेढ़ा हुआ है ना खराब हुआ है, तो वो हीट से मुतासर नहीं हुआ इतना ज्यादा। तो ये पिछले साल की एक बड़ी अच्छी एक ऑब्जर्वेशन थी जो सामने आई कि ट्रेंच ना सिर्फ बीमार पौधों को ठीक करती है, बल्कि इसके ऊपर जो पौधे खड़े हुए थे उन्होंने गर्मी का भी खूब जो है वो मुकाबला किया है और फल मुतासर नहीं हुआ। ये आप सफेद चौसा देखें, सिर्फ साए में बचा हुआ है, बाकी जो लाइट को एक्सपोज था वो तो सारा गिर गया था। ये भी शेड के अंदर बचा हुआ है, ये सफेद चौसा है, बाकी जो है वो सारा गिर गया। अच्छा, पिछले साल दुशहरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छा रहा है। तो दुशहरी का साइज मैंने जितना अच्छा पिछले साल देखा है, ये शायद पहले नहीं देखा। तो ये कह सकते हैं कि ये वो वाहद वैरायटी है जिसको क्लाइमेट चेंज रास आई है। इसने इतनी अच्छी मार्केट पहले कभी इंजॉय नहीं की थी जितनी पिछले साल की है। ये रटोल लेट है, रटोल लेट भी बहुत ज्यादा मुतासर नहीं हुआ, और इसके जो फल का साइज है वो भी पिछले सालों की निस्बत बेहतर था। तो इनकी पैदावार जरूर कम हुई है, लेकिन वैल्यू इन्होंने पहले से ज्यादा दी है अपने अपने साइज की के अच्छा होने की वजह से। ये 12 नंबर की कुछ तस्वीरें हैं। अच्छा, जो हमने सर्वे किया था वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे था, जिसमें को गालबन 300 के करीब बागात थे कि हीट वेव ने जो क्रॉप को कैसे इफेक्ट किया है। तो ये उसकी कुछ फिगर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पिछले साल की निस्बत जो दुशहरी मुतासर हुआ था वो 27%, सिंदड़ी 32%। सबसे ज्यादा जो बुरे असरात आए वो चौसा, संवर बेश्त और काला चौसा पे आए, और सफेद चौसा बाहर से मुतासर हुआ, लेकिन शेड में जितना आम था वो उसने जो है वो यील्ड को बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। लेकिन सबसे जो कम असरात हीट वेव के आए हैं वो लेटर टोल पे आए हैं, ये अच्छी नहीं है। तो बाकी जो किस्में चूंकि वो कम एरिया पे थी उनको हम इतना फोकस नहीं कर सके। जो कमर्शियल किस्में हैं वो देख लें। इस वक्त फील्ड की सूरत हाल ये है कि मेजर किस्में हमारी 10 हैं हमारे पास। जो रेड कलर में है वो कम हो रही हैं, जो ग्रीन है वो बढ़ रही हैं, और जो ब्लू है वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। वो उनका जो रकबा है वो कांस्टेंट है। अच्छा, जो ये एक्सपोर्टेबल वैरायटी है इनका जो एरिया है वो बढ़ रहा है। जितनी अब तक की स्टडीज और मेहनत है और जितनी भी रिसर्च है वो यही बताती है कि ये जो 4 किस्में हैं, सिंदड़ी, चिनाब गोल्ड, अजीम चौसा और सफेद चौसा, एक्सपोर्ट के लिए यही फिट है अपनी क्वालिटीज के हिसाब से, अपनी खूबियों के हिसाब से। और जो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी जो तरजीहात हैं उनमें भी यही ज्यादा फिट होती है।
तो ये हमारी कुछ ये पिछले साल की फिगर्स हैं कि सिंध 400,000 टन और 1350,000 टन पंजाब शेयर करता है। और अभी तक जो हमारे पास एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है ना, वो 150,000 टन से ज्यादा नहीं है। तो मैक्सिमम हमने इसमें से 140,000 टन किया है एक्सपोर्ट। तो इसमें से भी बहुत सारा फिर कमजोर आम भी चला जाता है, कुछ अच्छे आम को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अभी हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए आम कम है। जब आम ज्यादा होगा तो फिर ज्यादा अच्छा आम जाएगा। अभी बहुत सारी कमजोरियों के साथ भी आम जा रहा है, तो चीजें कंप्रोमाइज हो रही है। तो ये जो ग्रोइंग वैरायटीज हैं, सिंधड़ी, चनाब गोल्ड और सफेद चौसा पंजाब के अंदर, ये मेरे ख्याल 3-4 साल में फिर इतनी अपनी वर्थ बना लेंगी कि इंशाल्लाह एक्सपोर्ट के लिए फल की कोई कमी नहीं होगी। अच्छा, इसको आप देखें, ये सिंधड़ी की तस्वीर है। ये हार्वेस्ट करके रखा हुआ है और ये छांटी हो रही है ईरान के लिए। अब ये आप देख लें कि जो ईरान के लिए निकला हुआ है वो कितना है, मेरे ख्याल वो 20% के करीब है। बाकी सारा अब ये लोकल मार्केट को जाएगा। इसमें मुख्तलिफ किस्म के डिफेक्ट हैं, या तो आम टेढ़ा है या कोई तोड़ते हुए डैमेज हो गया है। तो ये हमारे इश्यूज हैं कि अब देखें, ये थोड़ा सा जो आम है ये कोई 5,000 रुपये मन पे फरोख्त होगा और बाकी का मंडी में क्या अशर होगा ये कुछ मालूम नहीं। बहरहाल ये ऑलमोस्ट 1/3 प्राइस जो है वो पल्ले पड़ेगी। ये वो काम है जो अब होने वाले हैं। हमें भी इस पे तवज्जो देनी चाहिए, बहसियत ग्रोअर आप दोस्तों को भी तवज्जो देनी चाहिए कि किसी भी लिहाज से जो एक्सपोर्ट का शेयर है, टेढ़े आम कम होने चाहिए पौधे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। जी अभी दोबारा ऑनलाइन हो जाते हैं, शायद नेट का इशू। मेरा ख्याल नेट का इशू नहीं है। नेट का इशू हो तो आपकी आवाज भी ना आए। आपकी आवाज आ रही है, इनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, मेरा ख्याल ये उन्हीं की तरफ का बता रहे हैं कि उनकी तरफ वॉइस का प्रॉब्लम है नेट की वजह से। गिलानी साहब, इनको री-लॉग इन करवा दें। ये वो लॉग्ड इन है, आई थिंक सेटिंग्स कर रहे हैं अपनी। इतनी देर में हम अपनी बात कर लेते हैं। जी सर वो आ गए हैं, ज्वाइन कर लिया। आ रही है आवाज, आ रही है? अब जी आ सर रही आ है। रही है। जी, बस हम बात अपनी खत्म कर रहे हैं। तो हमें वो मैं जिक्र कर रहा था कि इतनी अच्छी वैरायटी, इतनी हैवी बेयरिंग, हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो ज्यादा से ज्यादा आम है वो एक्सपोर्ट में जा सके और छांट जो है वो कम से कम निकले। इसमें न्यूट्रिशन का, इरिगेशन का, इसमें प्रूनिंग का, इसमें प्लांट साइज का, ये बड़े किरदार हैं इनके। इनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। ये अच्छा, ये देखें आप, ये शाह साहब इसका जिक्र कर रहे थे शुरू में अपनी गुफ्तगू में कि जब पौधे आपस में मिले हुए हों, पौधों को स्प्रे ना की जा सके, पौधे प्रॉपर लाइट ना ले सके, तो फिर वहां से हम अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये वैरायटी का कोई जुर्म नहीं है।
ये बेसिकली पौधों का साइज और मैनेजमेंट की कमजोरियां हैं जो अच्छे आम को भी बीमार बना देती है। तो ये अगर हम अपने ऑर्चर्ड की मैनेजमेंट को इस हिसाब से करें, अपना इरिगेशन प्लान ठीक करें, अपना न्यूट्रिशन प्लान ठीक करें, अपनी प्लांट प्रोटेक्शन ठीक करें, पौधे के साइज को ठीक रखें, प्रूनिंग हम बाकायदगी से करें, तो क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स जो है वो कम से कम होती जाती है। तो आखिर में हम ये दो तीन बेसिक चीजों का हम जिक्र करेंगे जो जो मेरे नजदीक इस वक्त की जो कंक्लूडिंग किस्म के मेरी स्पीच के रिमार्क्स भी यही हैं कि 10 किस्में, 12 किस्में, 15 किस्में नहीं, कोई स्कोप नहीं बनता। यकीन करें, आप मैंगो इंडस्ट्री ग्रूम कर ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं हुई। हम ऐसे 30 मार्का कहाँ से आ गए कि हम कर लेंगे वो काम जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। बिल्कुल नहीं, ये सर मुमकिन नहीं है। मैक्सिमम 4 किस्में, 2 से 3 किस्में एक्सीलेंट। तो इसी के ऊपर जोर दें, इसी के ऊपर फोकस करें। बेहतर यही है कि एक अर्ली सीजन, एक मिड सीजन और एक लेट सीजन, इसी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दें। बाकी अगर कुछ हमने लगाना है तो वो कम से कम लगाएं। बाकी अगर जो हम ये कभी समझते हैं ना कि जी ये हमारी लोकल किस्में हैं, आप यकीन करें जो लोकल किस्में हैं ये हम खा रहे हैं, हमारे बच्चों ने और उनके बच्चों ने आगे ये नहीं खानी। वो इसलिए नहीं खानी कि हम तो चूस के आम खाते थे और जितनी भी हमारी पुरानी किस्में हैं सब चूस के खाने वाली हैं। अब तो लोग काट के खाते हैं, क्यूब बना के खाते हैं। तो 10 साल बाद इन वैरायटीज को हमारे घर में किसी ने नहीं पूछना। तो इसलिए हमें अभी से सोचना चाहिए कि क्या हमारे लिए ठीक है और क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। तो कोई ऐसी किस्म ग्रो ना करे जो सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए हो, क्योंकि ट्री हार्वेस्ट का 20-25-30% से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता। बाकी 70% हमें अपने कंट्री में कंज्यूम करना होता है। तो उसकी मार्केट का पहले सोचना जरूरी है। जो आम की क्वालिटी है वो फील्ड के अंदर ही बनती है, फील्ड से बाहर नहीं बनती। और इसके लिए जो बहुत बेसिक चीज है, वो शाह साहब ने इसका जिक्र किया पहले, स्मार्ट ट्री सिस्टम का। चले स्मार्ट ट्री सिस्टम पे आए या ना आए, कम से कम बड़े पौधों से तो हम नीचे उतरे। हम किसी मीडियम साइज के पौधे पे, ऐसे पौधे पे आ जाएं जिसकी हैंडलिंग कम से कम इजी हो, जैसे आम तोड़ना आसान हो, और जिसके ऊपर जो है वो सिंदड़ी के भी जो छोटे पौधे होते हैं जो 18-20 फुट तक हाइट के हैं, तो उनमें से छांट बहुत कम निकलती है और सारे आम अच्छे साइज के होते हैं। तो पौधे का वो साइज जो बेहतर क्वालिटी देता है वो हमें डिटरमिन करके मिनिमम उस पे तो आ जाना चाहिए। और बड़े पौधों से हमें मेरा ख्याल है हमें सोचना चाहिए। मार्केट्स के लिए नियर बाई मार्केट्स अगर आपकी अच्छी हैं तो वो बेहतरीन चॉइस है, और अगर दूर लेके जाना है तो फिर सी फ्रेट। जिन वैरायटीज का स्टोरेज नहीं कर सकते, जिनकी शेल्फ लाइफ अच्छी नहीं है, तो सी फ्रेट का सोचा भी नहीं जा सकता। अगर हम अपनी किस्में अच्छी कर लेंगे जिनका हमने जिक्र किया, हम उन्हीं के बागात लगा लेंगे, हम अपनी मैनेजमेंट को ठीक कर लेंगे, तो हम अपनी करीबी मार्केट्स में से भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और हम दूर दराज मार्केट में आम भेज के सस्ते दामों, वहां पे भी हम अपनी मोनोपोली कायम कर सकते हैं। हमारा आम बहुत अच्छा है, लेकिन हम थोड़ा सुस्ती का शिकार हैं। और हम अगर चीज़ों को ठीक कर लें तो इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की किस्में हैं ये किसी मार्केट में किसी भी कस्टमर को मायूस करने वाली नहीं है। थैंक यू वेरी मच। ये मेरा एक आखिरी मैसेज है इस स्पीच के आखिर में, कि जो क्वालिटी बनती है ना आम की, जो आम का जायका बनता है, जो फल का साइज बनता है, जो उसकी शाइन बनती है, जो आम की ग्रेस बनती है, वो हम ऊपर से जो स्प्रे और जो खादें डालते हैं उसका रोल बड़ा मिनिमम है। जो मेजर रोल है वो रूट सिस्टम का है। जितना आपका रूट सिस्टम अच्छा होगा उतना आपके पौधे का रिस्पॉन्स इन ऑल टर्म्स बेहतर होगा, तो उतनी बीमारियां भी कम आएंगी। रूट सिस्टम को हम फोकस करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा गिलानी साहब से कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो कुछ दिनों के बाद, बेशक 10-15 दिन के बाद रख लें, वो स्पेशली रूट सिस्टम के ऊपर रखें कि हम पौधे के रूट सिस्टम को कैसे ठीक और बेहतर कर सकते हैं, कैसे मल्चिंग इसको से कर सकते हैं, कैसे आइडियल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मल्चिंग मच। सदीकी साहब ओवर। गरीवाल साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। आप मल्चिंग की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते?
रूट सिस्टम के लिए मल्चिंग बेस है, और मल्चिंग का हमारे ग्रोवर को नहीं पता और ना इस्तेमाल कर रहे हैं। कल मुझे सवाल एक ने किया कि हम इतनी ज्यादा अपने मल्चिंग कहाँ से लें ये इसके लिए। तो प्लीज मल्चिंग जो है ये आपके फ्रूट की ग्रेस के लिए, उसकी पैदावार के लिए, दरख्त की पैदावार के लिए एक बुनियादी हैसियत रखती है। ट्रस्ट मी, जो सारी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रही है, और ये आपकी फर्टिलाइजर जो है इसका इस्तेमाल भी ये मिनिमम कर देगी। तो दरख्तों के लिए आपको मल्चिंग की बड़ी सख्त जरूरत है। हमें लर्न करना है व्हाट इज मल्चिंग। मेरा जी सर, बस अपना यही इंट्रोडक्शन कहना करा था। दीजिएगा। वन जी बाय वन क्वेश्चन सर, वन बाय वन क्वेश्चन लेंगे। जो साहब ठीक है, पहले बोल रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन कराना जरा। ठीक है, ठीक है। जी गिलानी साहब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जी सर, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए। जी, इसमें कोई शक नहीं कि मल्चिंग का तो मल्चिंग तो एक बेस है अच्छा आम लेने के लिए, तो हम तो मल्चिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आज का जो लेक्चर है, क्योंकि ये थोड़ा इसका इसका जो स्कोप और इसका जो फोकस था वो डिफरेंट था, तो मेरी अब भी यही ख्वाहिश होगी कि हम इसको उसी फोकस पे रखें। मल्चिंग के बारे में तो मेरा अपने जिम्मेदार भाइयों को कहना ही ये है कि ये हमारा मुस्तकबिल है। इतना पानी हमारे पास नहीं है। ये पानी को सिर्फ नहीं बचाती, बल्कि ये रूट सिस्टम को बेहतर करती है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बेहतर करती है, ये न्यूट्रिशन और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाती है, ये गर्मी से पौधे को बचाती है। इसके बेतहाशा फवायद हैं। ये तो हम एक जिस दिन रूट सिस्टम की बात करेंगे, हम इसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड गुफ्तगू करेंगे ताकि चीजें समझ आ जाएं सही मानों में। तो आज आज हमारा जो टॉपिक है बेहतर है हम उसी के ऊपर रहें। जी जी, कोई और क्वेश्चन? जी, किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन हो सर? जी हाँ, मेरी तरफ से है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि आप एक्सपोर्ट की तरफ काफी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट के लवाजमात हैं क्या आप उनको पूरा कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात एक्सपोर्ट में मैंगो में है, आपके बॉक्स में, मैंगो बॉक्स में एक साइज का आम ही नहीं है। 6 आम आप डालते हैं उसमें, और 6 के 6 आमों का साइज मुख्तलिफ है, और शायद तादाद पूरी करने के लिए एक छोटा सा आम भी डाल देते हैं, जो सारे बॉक्स का सत्यानाश कर देता है। ये बड़ा जरूरी है कि आप जब एक्सपोर्ट करें तो उसका साइज एक होना चाहिए आम का। ये नहीं एक छोटा एक बड़ा एक उससे बड़ा, ये कोई तरीकेकार नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल, दिस इज द बैकबोन ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। मुझे ये कहना था। मेरा सवाल मेरी बात खत्म हुई। जी सर, इस पे कोई कमेंट देंगे सर आप? जी, बस मेरे मेरे शार्ट से कमेंट है। और मैंने ना वो जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलिया में जिस रॉबर्ट ग्रे से हमारी मुलाकात हुई थी ना, तो वो बड़ा जबरदस्त आदमी था। तो उसने ना एक दो बातें की, वही जो हमारे दोस्त कर रहे हैं। वो कहते थे अगर आपके आम की वैरायटी अच्छी है लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है ना, तो आप अपने खेतों में जाएं और देखें आप क्या गलत कर रहे हैं। जी अगर आपने वहां पे चीजों को ठीक करने की कोशिश की, फिर ठीक नहीं हुई, आप फिर दोबारा उधर ही जाएं और देखें क्या ठीक क्या गलत कर रहे हैं। और अगर सारा कुछ आप ठीक करें लेकिन फिर भी चीजें ठीक ना हो, तो फिर आप किसी और समझदार बंदे को ले जाएं और वहां देखें फिर आप क्या गलत कर रहे हैं। कहते जो गलतियां सारी खेत के अंदर ही हो रही हैं, तो आप ये ठीक भी वहीं से होंगे। मुझे इनकी बात से इत्तेफाक है। ये सिर्फ प्रॉपर पैकिंग का ना होना, ये सिर्फ आम का मसला नहीं है। ये तो सब स्टेक होल्डर्स को मिलके काम करने की जरूरत है। मार्केट अगर इन चीजों को डिस्करेज करे तो चीजें ठीक हो सकती हैं। और बाकी जाहिर है जो यूरोप को आम जाता है वो एक जैसा जाता है, जो हाई एंड मार्केट्स को जाता है वो एक जैसा जाता है। जो लो एंड मार्केट्स हैं वो जिस तरह का मार्केट सलूक करती है उसी तरह का फिर ये लोग सलूक करते हैं। ये इनके आपस के मामलात हैं
और ये दोनों तरफ यही बैठे हुए हैं और दोनों तरफ से यही खेल रहे हैं। हम तो सिर्फ इनको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह जैसे जैसे आपकी जो हाई एंड मार्केट्स की तरफ आम जाना शुरू होगा, पैकिंग वालों की सबकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, वक्त के साथ साथ चीजें ठीक होती जाएंगी। वैसे पिछले साल हमने ना, मैं छोटा सा एक गिलानी साहब एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आमतौर पे हम कहते हैं कि जी ये पानी बंद नहीं करना, पानी लगा के हमने आम तोड़ना है ताकि जो आम नीचे गिरे वो जख्मी ना हो। पिछले साल हमने 2-3 बागात में ना जमीन को अच्छी तरह खुश्क करके, तो हमने ध्यान से आम को तोड़ा कि वो जमीन पे गिरे ना, बल्कि बचा के, चोट से बचा के उसको तोड़े। तो यकीन करें उस आम ने जैसी अच्छी कलर डेवलपमेंट दी है मार्केट में जाके, और जितना ग्रेसफुल उसका टेस्ट था, वो तीसरे चौथे दिन जब वो आम जाना शुरू हुआ है तो मार्केट ने उसको वैल्यू किया है। तो ये ऐसे ही नहीं है, अगर हम अपनी प्रोडक्शन प्रैक्टिस को ठीक करके अच्छी चीज मार्केट में लेके जाते हैं तो मार्केट उसको वैल्यू करती है। मुझे इनकी बात से इत्तेफाक है। आम सारे एक जैसे होने चाहिए, पैकिंग एक जैसी होनी चाहिए, ऊपर नीचे आम में फर्क नहीं होना चाहिए, चोट से बचा के डालना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आम बाजार देखने में ठीक है लेकिन घर जाके जब काटते हैं तो अंदर से डैमेज होता है कि चोट लगी हुई है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इंडस्ट्री ऐसे ही ग्रूम नहीं करती। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंडस्ट्री को बेहतर बनाती हैं और एक दूसरे के एतमाद को बहाल करती है। जी शुक्रिया। जी सर, इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था चैट बॉक्स में हफीजुल्लाह साहब ने। वो लिखते हैं कि इन बायोस लाइन एग्रीकल्चर डू यू रिकमेंड लंगड़ा? सर ये सर मेरा ख्याल इस मौजू को हम जो नेक्स्ट हमारा रूट सिस्टम वाला होगा ना, उसमें हम इसको टेकअप करेंगे। अभी को वैरायटीज के बारे में अगर कुछ सवाल है तो उनको दें। जी, कोई क्वेश्चन है वैरायटीज के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आई जस्ट वांट टू आस्क कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग हमें अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि मैं मिड से ज्वाइन किया था इसको। जी जी, इसकी रिकॉर्डिंग हमारे YouTube चैनल पे अपलोड में कर दूंगा, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू। सो ऐसा यहीं पे शेयर करेंगे या कोई अलग से ग्रुप है इस चीज के लिए? जिन ग्रुप्स में मैंने इसका ऐड भेजा था बैनर, उसी में शेयर करूंगा। ओके सर, हमें आइडिया आप बता सकते हैं कि उस ग्रुप को ज्वाइन करना हो तो क्या मेथड है? बिकॉज मुझे तो ये रैंडमली ऐड आया था तो मैंने इसको ज्वाइन किया था। जी, आप मुझे अपना नंबर लिख दें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा लिंक उसका। चल ठीक है सर, मैं चैट में अपना नंबर ऐड कर देती हूँ। थैंक यू। जी मैडम। जी, कोई और जी question? जी मेरा जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही? जी जी आ रही है दुरानी साहब। क्या हाल है गरेवाल साहब? ठीक है। अच्छा, मैंने एक सवाल था वैरायटीज के हवाले से। जिस तरह आपने ये 4 वैरायटीज के बारे में फोकस किया है, तो इससे इनमें से पल्प रिलेटेड कौन सी होगी? क्योंकि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री पैरेलल डेवलप हो रही है हमारी पल्प की और उसके साथ जूसेस की, ठीक है? तो इन वैरायटीज में से पल्प के लिए कौन सी वैरायटी फिर सिलेक्ट करेंगे? जिस तरह हम आज कर रहे हैं कि सेकंड या थर्ड ग्रेड को हम पल्प के लिए दे देते हैं और साथ उससे हमारी लोकली जूस इंडस्ट्री काफी ज्यादा डेवलप हो रही है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बता दें। थैंक यू। दुरानी साहब, आपका जो सवाल है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये सही स्टेक होल्डर का क्वेश्चन है, ये किसी चलते फिरते आदमी का सवाल नहीं है। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि दुनिया भर में जो प्री हार्वेस्ट है किसी भी वैरायटी का, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक सर वो आम होता है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरा वो आम है जो लोकल मंडी में जाता है, तीसरा वो आम है जो पल्प सेक्टर में जाता है। ये टेढ़े आम होते हैं, डी शेप्ड होते हैं, अंडर साइज्ड होते हैं, जिनका मार्केट में सही कीमत नहीं मिलती। तो ये जितनी भी वैरायटीज मैंने जिक्र किया, सिंदड़ी मैंगो है, चनाब गोल्ड है, उसके बाद सफेद चौंसा है, उसके बाद आपका वो अजीम चौंसा है, और भी बहुत सी हमारी जो लोकल वैरायटीज हैं। तो ये इनका जितना भी बी ग्रेड और सी ग्रेड मैंगो है वो पल्प इंडस्ट्री के लिए फिट है और दुनिया भर की यही प्रैक्टिस है। और
दुनिया ने बहुत ऑर्गेनाइज किया है कि ट्री हार्वेस्ट का जो अच्छा आम है वो अच्छे सेक्टर में, जो बी ग्रेड है वो लोकल मार्केट में, और जो सी ग्रेड है वो वहां जाना चाहिए जहां उसकी कीमत लगती है। तो अगर हम अपने फ्रूट को चैनलाइज सही कर लें तो ये 3 बेसिक चैनल हैं, एक एक्सपोर्ट का, दूसरा लोकल मार्केट का, और जो तीसरा चैनल है वो पल्प इंडस्ट्री का है। तो ये सारा पल्प इंडस्ट्री के लिए बहुत मैंगो है। पल्प इंडस्ट्री को इंशाल्लाह ये मैंगो ग्रूम भी करेगा और उसकी शान भी बढ़ाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। जो सर ये मैंने ग्रेवाल साहब को एक तो रिक्वेस्ट करनी थी सर, एक तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन सर व्यू की है, हमने सुनी है बड़े गौर से, और सर एक तो इसकी हमें वो जो है इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो हमें मेल हो सकती है तो बहुत मेहरबानी होगी, हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल है सर। और दूसरा सर मेरा सवाल ये है कि आजकल जिस तरह करंट सिचुएशन है, जो इसकी जो आम को हम सर एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई करंट इश्यूज जो हैं या कोई नियर फ्यूचर में कोई करंट इश्यूज आ सकते हैं, उस पर काइंडली सर कोई रोशनी अगर डाल देंगे आप तो बड़ी नवाजिश होगी सर। थैंक यू सर ये भी वैसे मौजू से हटके बात है, मैं बहुत ही मुख्तसर बात करूंगा इस पे। एक तो अब सर्दियां हैं, पौधे डॉर्मेंट हैं, तो 2-3 चीजें हैं जिन दोस्तों ने फंजीसाइड का अब तक स्प्रे नहीं किया वो फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कर लें। और दूसरा, जो आजकल इंसेक्ट है वो स्टेम के ऊपर और टैनों के ऊपर आ गया है, तो दिसंबर के शुरू में वहां पे आप स्प्रे कर दें ताकि जो छुपा हुआ हापर है वो अभी मर जाए और फिर फूलों को वो अपना टारगेट ना बना सके। बाकी जो आजकल का सीजन है ना, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं देना होता, कुछ ज्यादा पानी की टेंशन नहीं होती, और दूसरा जो फ्लोर मैनेजमेंट के जितने काम हैं रूट सिस्टम की हेल्थ को बेहतर करने के लिए, उनके लिए आइडियल सीजन यही है। और दूसरा, मैंगो में प्रूनिंग तो बहुत ज्यादा हम इस सीजन में सजेस्ट नहीं करते, लेकिन प्रूनिंग बड़े पौधों के लिए जो बहुत घने हों उनके अंदर थिनिंग का ये सीजन ठीक है कि कुछ शाखें निकाल के अगर आप रोशनी की तरसीर को पौधे के अंदर बेहतर बना दें, इट्स वेरी यूजफुल। तो ये 2-3 चीजें हैं। एक तो प्रूनिंग इस हिसाब से अगर आप करना चाहें कि पौधे के अंदर रोशनी जा सके, तो वो आजकल इसका टाइम है। जो पौधे काट के छोटे कर रहे हैं तो वो जनवरी के आखिर में किए जा सकते हैं, वो कटी हुई शाखों से बराह रास्त फूल निकल आते हैं। और जो स्टेम की स्प्रेइंग है वो हापर की कमर तोड़ने के लिए बड़ा उसका मुनासिब टाइम है। बाकी जिन इलाकों में मैंगो मीलीबग का अटैक होता है वो बड़ा प्रॉपर टाइम है कि वो स्टेम के ऊपर वो प्लास्टिक की बैंडेज करें ताकि वो उसके बच्चे जो हैं वो मिड दिसंबर में निकल आते हैं, वो पौधे के ऊपर ना चढ़ सके। तो ये सर ये इंशाल्लाह गिलानी साहब से यही रिक्वेस्ट होगी कि इसका भी कोई प्रोग्राम रख लें कि जो करंट सिचुएशन में अब हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम हैं जो नेट्रॉन हमें पे करेंगे जो हमें डोरमेंसी में करने चाहिए। तो ये अब गिलानी साहब पे है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और हमने ताज इनके सर पे रखा हुआ है। अब ये इनकी मर्जी है ये कब प्रोग्राम प्लान करते हैं। श्योर सर, बहुत जल्द प्रोग्राम रखते हैं डोरमेंसी पे भी और रूट सिस्टम पे भी, तो इंशाल्लाह कोऑर्डिनेट करते हैं इसके लिए। अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन और है तो बता दीजिए, अदरवाइज कंक्लूड करें जी प्रोग्राम। ये मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप गिलानी साहब ये इसको अनाउंस करें कि आइंदा नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग है उसका कौन सा टॉपिक है, किस मौजू पर हम बात करेंगे, बिकॉज मैंगो इज लास्ट क्या कहते हैं इसको, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो ये प्लीज अनाउंस करें कि हम इस टॉपिक पर हम बात करेंगे ताकि उसके लिए हम तैयारी भी करें, सवाल भी आपसे उठाएं, आप पर तनकीद भी करें, हम सब कुछ करें और आपसे पूछें भी। तो प्लीज ये जरूर अनाउंस करें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा और उससे हट के बात ना हो। शुक्रिया। गिलानी साहब 15 दिसंबर अनाउंस कर दें। मुझे रूट सिस्टम को बेहतर करने के लिए कौन सी प्रैक्टिसेस अहम है, तो हाउ टू इम्प्रूव द रूट सिस्टम
और इसका जो प्रोग्राम है वो 15 दिसंबर को बेशक अनाउंस कर दें, अगर आपका कोई कंसर्न नहीं है। जी सर, मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में इस कंफर्म करता हूँ और मैं शेयर कर दूंगा इन्फॉर्मेशन ग्रुप में। होपफुली 15 को करेंगे हम सर। और एक और आखिरी प्लीज के टाइम 1 आवर अर्ली कर दें। अभी ये हमारे यहाँ तो अजान का वक्त हो रहा है और नमाज की तैयारी हो रही है, तो अगर आप 1 आवर अर्ली कर देंगे तो ये बहुत बड़ी आपकी नवाजिश होगी। हम सर वैसे हमारा दूसरे हमारा मुल्कों जो में प्रोग्राम, इस पे मुझे इतराज तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ हमारा ऑफिस है ना, जहाँ से ये सारा प्रोग्राम होना है, तो यहाँ पे 1 से 2 बजे तक भरपूर अजानें होती हैं, तो इसलिए हमने 2 बजे का टाइम रखा था। तो बाकी अगर आप चाहें तो हमारे ठीक है। हमारे यहाँ फजर की सर अजान बल्कि ये टाइम 5 बहुत मिनट में अच्छा होनी है, है। जिस तरह मुख्तलिफ ऑफिस में छुट्टी हो जाती है तो 2 बजे मुनासिब टाइम है, बेहतरीन टाइम है, वरना बाकी तो वर्किंग आवर्स में मीटिंग लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और सर मेरी गुजारिश ये है कि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रूट्स के साथ साथ फ्लोर मैनेजमेंट भी थोड़ा सा उसमें ऐड कर दी जाए, ताकि उससे हमारा थोड़ा फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया। जी सर, वेल नोटेड। इंशाल्लाह इस पे कोऑर्डिनेट करके वो इन्फॉर्म करते हैं कब होगा वेबिनार। सर मेरे ख्याल में इसे कंक्लूड करना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ सर ग्रेवाल साहब आपका, महमूद नवाज शाह साहब का। आपने काफी कम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी, लोगों को बताया और काफी इंफॉर्मेटिव था ये सब कुछ मेरे लिए इट्स स्पेशली। अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, ग्रेट जी प्रेजेंटेशन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और होपफुली हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें भी काफी लोग इससे मुस्तफीद होंगे। तो मेरी तरफ से सबका शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। थैंक यू।